गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं हमने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है 11th क्लास की, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, उसको हमने स्टार्ट किया है। और उसके अंदर हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी हर लाइन का मतलब हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक सेशन हम पहले ही कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, प्लस साथ के साथ हमने ये देखा था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज होती है। केमिस्ट्री का यूजेस सिर्फ वहीं तक लिमिट नहीं है, वहीं पे लिमिटेड नहीं है। जो हमने कल आपको बताया वो एक बहुत ब्रॉड एरिया है, लेकिन उनमें से कुछ जो खास खास बातें थी, जो खास खास इंपॉर्टेंस थी, वो हमने आपको कल के सेशन में बताई थी। आज के सेशन में हम सीखेंगे अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर, कि जो मैटर है उसका नेचर कैसा होता है, मैटर होता क्या है, उसका नेचर कैसा होता है, वो सारी की सारी जानकारी हम आज के सेशन में लेंगे। लेकिन कैसे? एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक की हर लाइन को पढ़ते हुए हम आपको वहीं तक लिमिट रखेंगे, और उसके बारे में कुछ बातें साथ के साथ हम एक्स्ट्रा जरूर बता सकते हैं। लेकिन जो बातें, जितनी लाइनें एनसीईआरटी की बुक में, वो हमारे लिए जाननी और समझनी जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, और हमारी आज की हेडिंग रहेगी नेचर ऑफ द मैटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो सबसे पहली यूनिट है उस यूनिट का नाम क्या है? उस यूनिट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये जो यूनिट है वन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, इसमें कल हमने क्या देखा था, थोड़ा देखो हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। कल हमने आपको ये बताया था कि आपकी जो ये बुक है इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बताया गया कि जो रोल्ड होफमान ने क्या कहा, उसने बताया कि जो केमिस्ट्री है ये मॉलिक्यूल की साइंस है, और मॉलिक्यूल कैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज द केमिस्ट्री। और जो ये केमिस्ट्री है सिर्फ आपके जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 118 जो एलिमेंट हैं सिर्फ उन्हीं तक लिमिट नहीं है। आपकी जो ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो है आपस में मिलके क्या बना देते हैं, वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, जो इन्हीं से मिलके बने हैं। इन एलिमेंटों के मिलने से कुछ मॉलिक्यूल बने, वो मॉलिक्यूलों की फर्दर आपस में रिएक्शन हुई, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और फिर कुछ और नए मॉलिक्यूल, नए कंपाउंड आपके बन गए। उन सारी चीजों के बारे में जो जानकारी दे दे वही आपकी केमिस्ट्री है। ये बात किसने कही? दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द, दैट इज स्टेटेड बाय द रोल्ड होफमान। फर्दर हमने क्या पढ़ा? फर्दर हमने ये पढ़ा कि ये सारी बातें तो देखो आपने देख ली, जो रोल्ड होफमान ने देखो यहाँ पे बताई थी। बोलो क्या बताया था? कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड केमिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड ओनली टू दीज 118 एलिमेंट्स, but it is related with the infinite variety of the molecules that are formed, that are built from these 118 elements, that is stated by the Roald Hoffman। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो केमिस्ट्री है उसमें फर्दर हम क्या स्टडी करते हैं। तो हमने देखा कि जो केमिस्ट्री किससे डील करती है, इट डील्स अबाउट द मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड अस, विच हैज मास, विच कैन बी फेल्ट। तो वो सारे विच ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज द मैटर, उसे आप मैटर कहते हैं। कोई आपसे अभी आज के सेशन में हम यही देखेंगे, वो डेफिनेशन हम आपको तब बता देंगे। तो जो भी मैटर हुआ, चाहे वो एटम की फॉर्म में हो मैटर हमारे पास, चाहे वो मोलिक्यूल की फॉर्म में हमारे पास मैटर हो, हमें अगर उसकी कंपोजिशन का पता चल जाए, उसकी स्ट्रक्चर का पता चल जाए, उनकी प्रॉपर्टीज का पता चल जाए, तो इन पता चल जाए, जो बार बार मैं शब्द यूज कर रहा हूं, इसकी इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है, वही जो साइंस है उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। आप क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। तो मीन्स केमिस्ट्री इज रिलेटेड विद द, केमिस्ट्री किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री इज रिलेटेड विद द एटम एंड द मोलिक्यूल। सो केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइंस ऑफ एटम एंड द मोलिक्यूल। इसलिए केमिस्ट्री को एटम और मोलिक्यूल का विज्ञान, विज्ञान साइंस कहा जाता है। हम केमिस्ट्री के अंदर और सारी बातें क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि जितने भी जो एटम और मोलिक्यूल है, कोई मैटर है, क्या उसके अंदर कितने एटम हैं या कितने मोलिक्यूल हैं, क्या हम उनका मास पता लगा सकते हैं? और जो मास है, तो क्या मास के बेसिस के ऊपर उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे या कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, वो क्या उस नंबर का हम पता लगा सकते हैं? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी हमारे इसी चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। फर्दर हम क्या देखा कल? हमने हमने बात की इंपॉर्टेंस की। जो इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की वो आई कहां से? भाई केमिस्ट्री मींस केमिस्ट, केमिस्ट मींस हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री को जानने वाले, केमिस्ट्री को सिखाने वाले जो टीचर होते हैं वो केमिस्ट कहलाते हैं। तो जो साइंस है, साइंस आई कैसे? साइंस कॉन्टिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट से आई है।
कि जो कॉन्टिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट आया, उसने अपनी जितनी भी नॉलेज थी उसको एक सिस्टमाइज तरीके से प्रेजेंट किया, एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया, तो उसी को साइंस कहा जाता है। जो साइंस है फर्दर डिफरेंट डिसिप्लिन में डिवाइड कर दी गई। वो डिसिप्लिन कौन कौन से हमने बताए थे? केमिस्ट्री, फिजिक्स और द बायोलॉजी। ये जो केमिस्ट्री है ये एक ऐसी साइंस है, जैसे हमने ऊपर बताया, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, बोलो क्या, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, द इंटरेक्शन ऑफ द मैटर। जो एटम और मोलिक्यूल आपस में भी तो इंटरेक्ट करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर का हमें पता होना चाहिए। उसी के बेसिस के ऊपर ही तो हम पता लगा पाएंगे कि उनमें किस तरह की रिएक्शन हो सकती है, किस तरह की इंटरेक्शन हो सकती है। वो हम अपने पूरी केमिस्ट्री के अंदर आगे जैसे डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर हम प्रोसीड करेंगे तो फिर हम वो सीखते चले जाएंगे। जो केमिस्ट होता है वो हमेशा ही अपना इंटरेस्ट रखता है, ये जानने के लिए वो हमेशा इच्छुक रहता है कि जो डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनके बीच में किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये सारे के सारी बातों का जानने का प्रयास किया जाता है केमिस्ट के द्वारा, और तभी न्यू डिस्कवरीज होती हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट होता है। ह्यूमन एफर्ट का ह्यूमन एक केमिस्ट भी हो सकता है, फिजिस्ट भी हो सकता है, बायोलॉजिस्ट भी हो सकता है। केमिस्ट्री को पढ़ाने वाला केमिस्ट, फिजिक्स को पढ़ाने वाला फिजिस्ट, बायोलॉजी को पढ़ाने वाला बायोलॉजिस्ट, और जियोलॉजी को पढ़ाने वाला जियोलॉजिस्ट कहलाता है। इसीलिए जो केमिस्ट्री है ये अपने आप में अकेली नहीं है। जो केमिस्ट्री है इट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द साइंस। वो आपकी जो साइंस है उसके अंदर एक सेंट्रल रोल प्ले करती है, और ये इंटर रिलेटेड है दिस ऑल दीज ब्रांचेस, दैट इज द फिजिक्स, बायोलॉजी एंड द जियोलॉजी। जो केमिस्ट्री है ये हमारी डेली लाइफ के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंस रखती है। डेली लाइफ के अंदर आप कितनी चीजें हैं जो आपके चारों तरफ आप यूज करते हैं, आप खाते हैं, फूड प्रोडक्ट हो गए जो आप यूज करते हैं, फेस क्रीम यूज करते हैं, नहाने के लिए सोप, डिटर्जेंट्स आप यूज करते हैं, एंड सो ऑन। जितनी भी चीजें आप अपने आपके घर में जो वुडन आर्टिकल्स है वो क्या है? वो सारे के सारे आपके वो सेलुलोज हो गया, सेलुलोज से बने हुए होते हैं आपके। तो यानी कितनी सारी चीजें हैं जो डेली लाइफ में आपको यूज करनी ही पड़ती हैं, वो सारे के सारे आपके केमिकल कंपाउंड होते हैं जो आपके एटम और मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होने के बाद बनाए गए होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं। नेचुरली भी कुछ कंपाउंड आपके प्रेजेंट होते हैं जो नेचुरली आप यूज कर लेते हैं। तो यानी केमिस्ट्री का जो एरिया है वो काफी डाइवर्स है, इंटर रिलेटेड है, डिफरेंट ब्रांचेस के साथ इंटर रिलेटेड है। तो ये हमने यहाँ पे बताया कि केमिस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो इन अवर डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर भी ये अपना एक खास रोल प्ले करती है। जितने भी केमिकल्स हैं उनके प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम उनको यूज करें, दैट हियर द टर्म दैट इज द केमिकल प्रिंसिपल्स। केमिकल को ऐसे ही एफर्जेड मैनर में आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं, किन चीजों को यूज करना है, किन चीजों को यूज नहीं करना, जिनको यूज कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस के साथ उनको यूज करें। सो दीज कम इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रिंसिपल्स, उन्हें हम केमिकल प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये केमिकल प्रिंसिपल्स जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, काफी एरिया में करते हैं। उन हर केमिकल्स जो रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर जो केमिकल रिलीज होता है, यानी जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग होती है, वेदर पैटर्न्स का हमें पता चलता है। तो डिफरेंट हमारे जो गैजेट्स होते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी जो हमारा काम बड़ा इजी कर देता है कंप्यूटर, आपने देखा होगा, उसके अंदर जो डिफरेंट गैजेट्स लगे हुए होते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, डिफरेंट एल्कली एसिड जो हमारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में यूज होने होते हैं, डिफरेंट डाइज, पॉलीमर बनाए गए, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट्स, मेटल, एलॉयज, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, काफी सारे केमिकल जो प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सके, और साथ के साथ हमारी जो देश की इकोनॉमी है उसको भी वो बूस्ट अप कर सके, उसको इंक्रीज कर सके। फिर हमने ये जाना कि जो केमिस्ट्री है ये हमारी, जैसे मैंने बताया, जो डेली नीड्स है ह्यूमन की उसको पूरा करते हैं, चाहे वो भोजन की फॉर्म में हो इन द टर्म ऑफ फूड, चाहे वो हेल्थ की फॉर्म के अंदर हो तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और भी डिफरेंट केमिकल्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट आपके कंपाउंड बनाए जाते हैं जो डेली रूटीन में अलग अलग फॉर्म में यूज होते हैं। सुपर कंडक्टर्स जैसे बना दिए जाते हैं आपके, डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल बनाए जाते हैं, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स देखो लार्ज स्केल के ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि जो आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि क्रॉप के अंदर कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए डिफरेंट पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स भी आपके डिफरेंट केमिकल्स ही हैं जो बनाई जाती है, जैसे सिस्प्लेटिन जो कि कैंसर थेरेपी के अंदर देखो यूज की जाती है। एजेटी जैसे आपको बताया गया था, एजिडो थाइमिडीन जो एड्स की जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए इसको बनाया गया है। मीन्स काफी सारे जो आपके ये केमिकल्स हैं, जो कंपाउंड है, बनाए गए, लेबोरेटरी के अंदर भी बनाए गए, और दे कैन ऑल्सो बी नेचुरली एक्सट्रैक्टेड। ये नेचुरली प्लांट्स के अंदर से, एनिमल्स के अंदर से भी इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या आपके लेबोरेटरी के अंदर जाके सिंथेटिक जिसे कहते हैं, मैन मेड जितने केमिकल्स होते हैं उन्हें सिंथेटिक वर्ड यूज कर दिया गया, मैन मेड कोड सिंथेटिक। तो मैं जितने भी जो केमिकल्स होते हैं, इसलिए जब सारे काम आप करते हैं तो केमिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
यानी क्या स्कीम हम अपनाएं, किस तरीके से बनाएं, कौन सा डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे ताकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी नुकसान ना हो। इन्वायरमेंट का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, जैसे कल आपको बताया गया। डिफरेंट केमिकल जो हम बनाते हैं उनकी अपनी अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो जिसकी वजह से आपके जो ये प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे, सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स बना दिए गए, डिफरेंट पॉलीमर बनते हैं जो डेली रूटीन में आप यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स बना दिए गए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है आपके। तो यानी जो केमिस्ट्री है इसने पूरे जो विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपका एक अलग से तहलका मचा दिया है, क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स की डिफरेंट अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हमारे ह्यूमन नीड्स को वो पूरा करता है, हमारे नेशनल की इकोनॉमी को वो इंक्रीज करता है। लेकिन इन सारी चीजों को, इन केमिकल्स को कुछ इस तरीके से यूज किया जाना चाहिए ताकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। सिर्फ और अल्टरनेटिव मेथड्स अपनाने चाहिए। एक केमिकल को बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और अल्टरनेटिव टेक्निक्स को ही यूज करना है ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कोई भी नुकसान ना हो। आप जानते ही हैं, जैसे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, देखो उसके बारे में जैसे कल आपको बताया था रेफ्रिजरेंट्स। तो रेफ्रिजरेंट्स के बारे में हमने क्या देखा था कि जो रेफ्रिजरेंट्स के अंदर से निकलने वाले ये हार्मफुल केमिकल जैसे सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे बताया गया, ये क्या करते हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो स्ट्रेटोस्फियर होता है, उस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो ओजोन लेयर होती है, जो हार्मफुल जो रेडिएशंस होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्सरे, उनको आने से धरती तक रोकती है। अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई, वहां से इन्वायरमेंट में बची नहीं, तो क्या होगा, ये हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ तक आ जाएंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और फिर ये हमारे जो प्लांट्स हैं, जो ह्यूमन किंगडम है, उस पूरी को वो क्या कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए जो भी बड़े बड़े जो इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रति भी हमें, हम केमिस्ट का मेन कंसर्न होना चाहिए, मेन कंसर्न कि इस तरह से केमिकल्स को बनाए, इस तरह से कंपाउंडों को बनाए, कोई ऐसा अल्टरनेट मेथड हम ढूंढें ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कोई भी नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन ना हो। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए तो ग्रीन प्रिंसिपल बनाया गया, इसीलिए तो ग्रीन केमिस्ट्री कहा जाता है। फिर हमने कल आपको ये भी बताया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, मतलब एक वो ऐसी गैसेस जो कि इन्वायरमेंट से, जो सन से जो हम जो रेडिएशंस आ रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, उनको कैप्चर कर लेती हैं। जब वो अर्थ से स्ट्राइक करके वापस जा रही होती इन्वायरमेंट के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो उनको वापस बैक स्पेस में नहीं जाने देती, तो वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, इन्वायरमेंट हमारा गर्म उठता है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, हीटिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, हीटिंग अप ऑफ द यूनिवर्स ड्यू टू दीज ग्रीन हाउस गैसेस। और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। हमें इन सारी चीजों को समझना होगा, और तभी इन सारी चीजों को समझ के तभी तो हम जो हमारी डिफरेंट प्रोसेसेस चलाएंगे। हम ये भी चाहते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स बनाएं और वो लार्ज स्केल के ऊपर बने, जल्दी बने, ज्यादा अमाउंट में अगर हम बनाना चाहते हैं तो फिर हमें यूज करना पड़ता है इंजाइम्स। हमने बताया था इंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये किसी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, जो प्रोडक्शन की जो स्केल है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो जब भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना हो, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आप क्या यूज करते हैं, इंजाइम्स की हेल्प लेते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बहुत ही जरूरी है, केमिस्ट के लिए जानना, अलग अलग टाइप के इंजाइम्स को डिस्कवर कर लेना, अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट के नेचर का पता लगा लेना, इस तरीके से कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, ताकि हम जो इंसान है जो धरती पे रहते हैं, हर कंट्री के इंसान की नीड भी पूरी हो जाए, और जितने भी चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड उनको भी हम अपने फेस कर पाए, उनको दूर कर पाए, ताकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। तो ये थी वो सारी बातें जो हमने कल के सेशन में आपको बताई थी, ये था इन सारी बातों का ब्रीफ रिव्यू। अब बेटा हम पहुंच जाते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम क्या है, नेचर ऑफ द मैटर, मैटर का नेचर। ये जानने से पहले अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द मैटर, कि मैटर आप किसे कहते हैं। आप लाइन देखें जो यहाँ पे बुक में लिख रखी है कि एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, विच हैज, जिसके अंदर क्या हो, विच हैज मास, विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरता हो, विच कैन बी फेल्ट, जैसे हवा है उसको हम फेल्ट कर देते हैं, वो भी एक मैटर है। तो एनीथिंग विच हैज मास, कैन ऑक्यूपाई स्पेस, विच कैन बी फेल्ट, इज कॉल्ड मैटर। आप उसे मैटर कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं बेटा, आप उसे मैटर कहते हैं। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया। आज हम पढ़ने वाले हैं, यही हमारी हेडिंग 1.2, नेचर ऑफ द मैटर। तो सबसे पहला तो हमने डेफिनेशन देखना था कि मैटर किसे कहते हैं, तो मैटर हमने देख लिया कि मैटर किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर फर्दर और भी आगे की बातें। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैटर है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, मैटर की डिफरेंट स्टेट होती है। दैट स्टेट में भी बोलो कौन सी हो सकती है, दैट में भी द सॉलिड,
वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकती है, वो गैस भी हो सकती है। दैट में बी द सॉलिड, लिक्विड और दी गैस। तो ये तीन तरह की स्टेट होती है आपके मैटर की, सॉलिड, दैट इज द लिक्विड एंड द गैसेस। आप बड़े ध्यान से देखें, आपको क्या दिख रहा है इनके अंदर। देखो सॉलिड के अंदर आपने देखा है, चाहे ये एटम हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, जो हमने स्फेरिकल फॉर्म में दिखाए हैं, देखिए ये आपके क्लोजली पैक्ड हैं विद ए वेरी वेरी स्मॉल गैप बिटवीन देम, बहुत ही ना के बराबर, नेग्लिजिबल इनके बीच में गैप है, तो सॉलिड है। थोड़े स्कैटर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं, कुछ मूवमेंट इनके बीच हो सकती है, तो लिक्विड है। बहुत ज्यादा गैप है इनके बीच में, तो गैसेस हो गए। तो जो मैटर होता है उसकी थ्री स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस, जैसे कि डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे देख पाए और समझ पाए। और ये यहाँ पे अरेंजमेंट दिखा रखा है इस फिगर 1.1 के अंदर कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। किसी कंटेनर के अंदर अगर हमने पैक कर दिया सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को, तो उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ कैसी होगी। तो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है तो सॉलिड है, बिल्कुल स्कैटर्ड है, बिल्कुल लूजली बाउंड है, फ्री टू मूव है, तो गैसेस हैं। और इन दोनों के बीच की अरेंजमेंट है तो वो आपके लिक्विड कहलाते हैं। जैसे डायग्राम भी अगर आपको एग्जाम में बनाना पड़ जाए तो आप इसी टाइप से डायग्राम को ड्रा करेंगे। फिर जैसे कि हमने पहले बताया था कि मैटर क्या है, मैटर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, एवरीथिंग विच विच इज प्रेजेंट अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, जो भी चारों तरफ आपको दिख रहा है, जब भी आप नजर दौड़ाएंगे जो भी आपको दिखा अपनी आंखों से, आपने देखा, एवरीथिंग इज मैटर। जिसको आपने हाथ लगा दिया, आपने फेल्ट कर लिया, या आप जिसको हाथ भी नहीं लगा पा रहे, आप खड़े हैं, हवा चली, जिसको आप महसूस कर पा रहे, एवरीथिंग इज मैटर। तो एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट, विच सराउंड्स अस, which has mass, which can occupy space, which can be felt, everything is matter. फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक हो गई, वो आपका क्या है, मैटर है। पेन, पेंसिल, आपके चारों तरफ हवा है, एवरीथिंग इज मैटर। ऑल लिविंग बींग्स, हम भी मैटर हैं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एवरीथिंग दैट इज मैटर। तो सारे के सारे हम क्या हैं, हम मैटर हैं। हम एटम से मिलके बने हुए हैं। अपने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, मैटर के अंदर कौन आते हैं, मैटर इज रिलेटेड विद द एटम और द मॉलिक्यूल्स। आपके जो 118 एलिमेंट है, 118 जो एलिमेंट हैं, उन एलिमेंटों के एटम होते हैं, उन एटम के मिलने से ही मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूलों के बीच रिएक्शन होने से और नए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैटर हैं। जो भी बन गया वो मैटर है। वो क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड और दी गैस, उसकी फॉर्म कोई भी हो सकती है। तो हर चीज किससे क्या है, मैटर है। हर चीज बोलो क्या है, मैटर है। वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि दे हैव मास, जो मैटर होता है उसके अंदर मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और हमने ये भी जाना, यू आर ऑल्सो अवेयर, कि आप ये भी जानते हैं कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स। आपकी तीन फिजिकल स्टेट होती है मैटर की, वो बोलो कौन कौन सी होती है, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। ये तीन फिजिकल स्टेट मैटर की होती है। जैसे कि आपने ऊपर जो फिगर था 1.1, देखो दोबारा से दिखा दें, इसके थ्रू आपने जाना, इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट आपने यहाँ पे देख ली। तो ये तीन स्टेट होती हैं आपकी मैटर की, फिजिकल स्टेट्स जिन्हें आप कहते हैं। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, मैंने बताया ये कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड का मतलब क्या होता है, ये पार्टिकल्स लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल का नेचर, वो कोई एटम भी हो सकता है, वो कोई मोलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे कि फिगर 1.1 के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया था। आपने क्या देखा था बोलो, सॉलिड्स के अंदर आपने क्या देखा था बोलो डायग्राम में, कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं, दे आर हेल्ड, उनको रखा गया है। बोलो ये कैसे रखे गए, दिस पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक थे। जैसे कि आप डायग्राम में दोबारा देखें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी, बोलो क्या है, ये नजदीक है सॉलिड के अंदर। तो इन सॉलिड्स दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं, इन एन ऑर्डरली फैशन। ऐसा नहीं कि वो रेंडमली प्रेजेंट है, बिल्कुल एक ऑर्डर के अंदर। आप देखें एक सीक्वेंस बनी हुई है, देखो आप देखो ऐसे पैरेलल, इसके बाद ये सीक्वेंस आप बड़े ध्यान से देख पाएंगे, इनकी एक पर्टिकुलर बेटा सीक्वेंस है। ये ऐसे ही नहीं है, देखो आप इधर से इधर चले, देखो एक पर्टिकुलर लेयर ये आपकी बन गई, ये देखो सेकंड लेयर देखो आपकी बन गई, इसके अंदर देखो ये पार्टिकल, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, है ना बेटा। तो डिफरेंट एक रेगुलर फैशन, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर तरीके से इनको जचाया गया है। तो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, बोलो कैसी अरेंजमेंट होती है सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, ऑर्डरली फैशन इसे कहा जाता है। तो आपने क्या देखा, इन सॉलिड्स दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन। आपसे पूछा जाए
कि जो वो कौन सी फिजिकल स्टेट है मैटर की तो बेटा तीन होती है ना फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। वो कौन सी फिजिकल स्टेट है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, और कौन से फेशन में, इन एन ऑर्डरली फेशन। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, वो सॉलिड्स होते हैं। बोलो कौन होते हैं, सॉलिड। ऐसा भी आ जाए, नेम द फिजिकल स्टेट, नेम द फिजिकल स्टेट इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड फैशन, तो आंसर इज सॉलिड स्टेट। या ये आ जाए, देखो आगे देखो, देर इज नो मच फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट। देखो जब वो क्लोजली पैक्ड हो गए, जैसे क्लोजली पैक्ड हमने पार्टिकल्स को कर दिया, तो क्या ये फ्री टू मूव है, नहीं, इनकी मूवमेंट नहीं हो सकती। जबकि लिक्विड में थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, कुछ मूवमेंट हो सकती है। गैसेस में तो बहुत ज्यादा गैप है, इसमें तो बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। तो आपने क्या देखा, जो सॉलिड्स होते हैं उन सॉलिड के अंदर आपकी कोई ज्यादा फ्री मूवमेंट नहीं होती, कोई फ्रीडम नहीं होती आपके सॉलिड के पार्टिकल्स के लिए। वो पार्टिकल चाहे एटम की फॉर्म में हो चाहे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो, देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट फॉर दीज पार्टिकल्स। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप लिक्विड में देखें, इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या होता है, these particles are closer to each other as compared to the solid, solid के कंपैरिजन में पार्टिकल क्या होते हैं, आर, बोलो क्या होते हैं, इन लिक्विड द पार्टिकल आर क्लोजर टू ईच अदर बट नॉट सो मच लाइक दैट इन द सॉलिड, जैसे कि सॉलिड में होते हैं। सॉलिड में तो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड थे ना, ये भी क्लोज होते हैं लेकिन उतने क्लोज नहीं होते, इनके बीच में थोड़ा गैप बन जाता है, बट दे कैन मूव अराउंड, लेकिन वो थोड़े मूव कर सकते हैं। आपने देखो आपके घर में वॉल है, दीवार है, आपने हाथ उसके अंदर ऐसे डाला, मान लीजिए देखो सॉलिड चीज है, मैंने ऐसे किया तो हाथ तो टकरा के वहीं पे रह गया ना बेटा, आपका आर पार तो नहीं गया। लेकिन अगर हमारे पास एक गिलास में पानी होता और हम देखो, मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने हाथ किया, हाथ निकल गया ना, क्योंकि ये तो गैस है बेटा चारों तरफ। देखो मेरा हाथ कैसे चल पा रहा है, क्यों चल पा रहा है बेटा चारों तरफ ऐसे हैंड, क्योंकि एवरीवेयर इज गैसियस पार्टिकल, और गैस के पार्टिकल के बीच में गैप है, और उस गैप के बीच में हमारा हाथ चल पा रहा है। वॉल के बीच में हैंड के आर पार देखो हाथ नहीं निकल पाया, क्योंकि ये सॉलिड बन गया। बोलो क्या बन गया बेटा, सॉलिड। तो मीन्स लिक्विड होता, पानी का गिलास होता, तो आप हाथ उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, अंदर तक मर्ज कर जाता है, क्योंकि वहां पे गैप है, तो उनके पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट होती है, वो आपके मूव कर सकते हैं। जबकि उसके बाद अगर हम गैसेस के अंदर देखें तो क्या होगा, हाउएवर इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, वो काफी दूर होते हैं, एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू इन सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो बड़ी आसानी से हो सकती है, बहुत तेज हो सकती है। हवा चलती है, आपने देखा होगा कितनी तेज हवा चलती है ना, तो मीन्स पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं। बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर की, उनके अंदर कुछ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनकी पार्टिकुलर डेफिनेशन बन जाती है। तो ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग अलग है, सो ड्यू टू these different arrangement of the particle in solid, liquid and the gases, so these three states, जो ये different states हैं solid, liquid और gases, मैटर की जो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, बोलो किसकी स्टेट है ये, दीज आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ द मैटर, दे एग्जिबिट द फॉलोइंग, एग्जिबिट का मतलब उनके अंदर होती हैं, क्या होती हैं, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर होती है। देखो वो क्या क्या, एग्जाम में अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ले डिफाइन सॉलिड, तो आप क्या लिखेंगे, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर, वो मैटर की वो फिजिकल स्टेट है जिसके अंदर क्या हो, विच है, बोलो क्या दिखाई दे, डेफिनेट वॉल्यूम हो और डेफिनेट ही शेप हो। मान लीजिए आप बड़े ध्यान से देखें, इसका मतलब आप समझ पाएंगे, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट जो शेप मैंने यहाँ पे लिखा, देखो इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए देखो मैंने ये पेन आपके सामने है, ये पेन का देखो इसकी शेप यही रहेगी, मैं इसको कैसे घुमाता रहूं, इधर से उधर घुमाता रहूं, क्या इसकी शेप बदली, नहीं, इसकी शेप डेफिनेट है। वॉल्यूम, अब इस पेन, ये पेन इतनी ही जगह घेरेगा, वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम की कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो बेटा आप क्या लिखेंगे, व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन वॉल्यूम, वॉल्यूम की क्या डेफिनेशन है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई चीज, कोई भी चीज कितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ये पेन, ये तो उतनी ही जगह घेरेगा, चाहे ऐसे रख दो वैसे रख दो खड़ा कर दो कैसे भी कर दो, ये उतनी जगह घेरने वाला है। तो मीन्स इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है, इसकी शेप भी डेफिनेट है, तो ये सॉलिड हो गया। बोलो कौन हो गया, सॉलिड। तो सॉलिड कौन होते हैं, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड द डेफिनेट शेप, जिनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। अब लिक्विड की बात करते हैं। देखो लिक्विड कैसे होते हैं, लिक्विड के अंदर आपने देखा होगा, मान लीजिए आप है ना शॉप से वाटर खरीद के ले आए, आप दूध खरीद के ले आए, आपने कहा वहां से कि मुझे 1 किलो दूध दे दे, 1 लीटर दूध दे दे, 1 लीटर मिल्क दे दे।
आप 1 लीटर की कोई और कोल्ड ड्रिंक ले आए, कोई भी चीज आप ले आए, तो वो 1 लीटर ही रहेगा ना। आपकी जो 1 लीटर है वो पेन की तरह तो नहीं रहेगा। आपने 1 लीटर लिया और उसको क्या किया, दूसरे कंटेनर में डाल दिया। आपने एक मग से दूसरे मग में डाल दिया, उस आपने उसको बकेट में डाल दिया। आपके पास एक गिलास में दूध था, आपने वो मान लीजिए आपका 1 लीटर था, 1 लीटर का गिलास है काफी बड़ा, आपने उसको एक बकेट में डाल दिया, वो फिर भी 1 लीटर रहेगा। वो उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। वो आपकी उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। वॉल्यूम का मतलब द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो उतनी जगह घेरेगा। तो मीन्स वॉल्यूम फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। लिक्विड का भी बेटा क्या फिक्स होता है, वॉल्यूम। बट डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप। क्या उसकी शेप सेम रहेगी, नो। गिलास में डाला, किसी लिक्विड को लो, गिलास में डालो, गिलास जैसा हो गया। आप उसको किसी टब में डाल दो, टब जैसा हो गया। फर्श पे डाल दो, फैल गया, वैसी शेप दे दी। कहने का मतलब इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। बोलो एग्जाम में आ जाए कि वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन नो डेफिनेट शेप, शेप डेफिनेट नहीं होती। आप आंसर लिखेंगे लिक्विड्स, वो लिक्विड होते हैं। और जिनकी डेफिनेट ही वॉल्यूम हो और डेफिनेट ही शेप हो, वो कौन होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। वो कौन होते हैं, सॉलिड। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, डिफाइन करवा के पूछ ले। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो लिक्विड होते हैं क्या होते हैं, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे, जिस बर्तन में डालेंगे, वो उसी की शेप को ऑक्युपाई कर लेता है, उसी को धारण कर लेता है, उसी को अटेन कर लेता है। क्लियर हो गया। तो ये लिक्विड के बारे में हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम देखो गैसेस के बारे में। चारों तरफ गैस फैली हुई है। आपके टायर है, उसमें भी आप हवा भरवाते हैं, भरवाते हैं ना। तो मीन्स जो गैस को बैलून गुब्बारा फुलाते हैं, तो वहां पे आपकी गैस आ गई, जो माउथ के अंदर से गैस निकली। तो मीन जो गैस होती है, गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। गुब्बारे टायर के अंदर हवा थी, वो टायर के अंदर टायर जैसी शेप थी और टायर के अंदर ही थी, उतनी जगह घेर रखी थी ना। जो टायर है, टायर जितनी जगह घेर रखी थी। जैसे ही टायर में पंक्चर हो गया, हवा निकली तो वो पूरे इन्वायरमेंट में फैल गई। तो जो गैस थी टायर के अंदर, उसने पूरे वातावरण को घेर लिया, कितना ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। पहले कम स्पेस ऑक्युपाई कर रखा था जब टायर के अंदर थी, निकलते ही ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। मतलब इनका कोई फिक्स नहीं होता वॉल्यूम। तो गैसेस का क्या होता है, दे हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, इनकी शेप भी डेफिनेट नहीं होती। गुब्बारे के अंदर डाला, गुब्बारे जैसा, टायर में डाला, टायर जैसा, इन्वायरमेंट ओपन में कर दिया तो चारों तरफ फैल गया, उसकी कोई शेप ही नहीं बनी। मीन्स जो गैसेस होते हैं, दे हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। अब एग्जाम में पूछ लें डेफिनेशन, हाउ विल यू डिफाइन द टर्म गैसेस, तो आप क्या लिखेंगे, गैसेस आर दो सब्सटेंसेस which have neither definite volume nor definite shape, which have neither definite volume nor definite shape। फिर जैसे कि हमने ऊपर भी लिखा था लिक्विड्स के बारे में, देखो आपने देखा था बिल्कुल सेम चीज, कि दे कंप्लीटली ऑक्युपाई, ये क्या कर लेते हैं, दे कंप्लीटली ऑक्युपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस कंटेनर में आप इसको डालेंगे, ये उस पूरे के अंदर फैल जाते हैं, एक जगह फिक्स नहीं रहते। मान लीजिए आपके घर में गैस है, एलपीजी गैस का सिलेंडर आप ले आए, वो तो खैर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, या आपने किसी कंटेनर में दूसरी गैस भर दी, नाइट्रोजन गैस भर रखी, किसी कंटेनर में ऑक्सीजन गैस। वो गैस कोई बॉटम में थोड़ी ना बैठी है, वो पूरे कंटेनर के अंदर फैली हुई है। तो मींस वही हमने लिखा दे कंप्लीटली ऑक्युपाई द कंटेनर, ये कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्युपाई कर लेते हैं जिसमें हम इसको डालते हैं। तो ये आपने देखा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो जो 3 स्टेट थी बेटा, कौन कौन सी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड दी गैसेज। तो दीज 3 स्टेट ऑफ द मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल, मतलब क्या है, इनको आप आपस में आप बदल सकते हैं। लेकिन कैसे बदलेंगे, एग्जाम में पूछ ले, हाउ कैन यू चेंज दीज डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। क्या आप इन जो 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, क्या ये इंटरकन्वर्टिबल है, क्या आप इनको आपस में बदल सकते हैं। तो आप कहेंगे यस, ये इंटरकन्वर्टिबल हैं, इनको आपस में बदल सकते हैं। फिर पूछेंगे हाउ कैन यू कन्वर्ट दीज, क्या चेंज करेंगे, बाय चेंजिंग द कंडीशन लाइक द टेम्परेचर, प्रेशर। आप टेम्परेचर और प्रेशर को बदलते हैं तो ये स्टेट भी बदल जाती है। जैसे आपने घर में देखा होगा, आपके पास फ्रिज में आइस रखी है, वाटर ही तो है, तो वो उसकी कैसी स्टेट हो गई, वो सॉलिड स्टेट हो गई। आपने उसको हीट किया, बोलो आपने उसको क्या किया, हीट किया। हीट करने से बोलो वो किस में बदल गई, लिक्विड के अंदर, लिक्विड आ गया, लिक्विड वाटर आ गया। आपने उसको और गर्म किया, और हीटअप किया, तो और हीट जब आपने किया तो क्या हुआ, जो वो गैस में बदल गई, वेपर्स के अंदर वो बदल गई। तो मतलब तीनों स्टेट आ गई ना। आपने क्या किया, जो गैस है उसको दोबारा कूल किया, बोलो कौन सी स्टेट में आ जाएंगे दोबारा, लिक्विड स्टेट में। आपने दोबारा फ्रिज में रख दिया लिक्विड को,
तो दोबारा और कूलिंग कर दी, बोलो वो किस में दोबारा कन्वर्ट हो गया, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। मतलब जो ये थ्री स्टेट होती हैं, जो आपकी सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये तीनों की तीनों स्टेट बोलो क्या होती हैं, ये इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। और ये इंटर कन्वर्टिबल कब होती है, जब हम चेंज कर दे कंडीशन। और कंडीशन क्या चेंज करनी होती है, जैसे मैंने अभी तो आपको सिर्फ टेम्परेचर चेंज करके दिखाया, ऐसे आप प्रेशर चेंज कर दें तो भी आप इनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पे सीखी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑन हीटिंग ए सॉलिड, जैसे आप किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो बोलो बेटा क्या हो जाएगा, ऑन हीटिंग ए सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू ए लिक्विड, वो आमतौर पे आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यूजुअली वर्ड क्यों लिखा, आमतौर पे, यूजुअली का मतलब आमतौर पे, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनको जब हम हीट करते हैं वो डायरेक्ट वेपर में बदल जाते हैं। उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को बोलो क्या कहते हैं बेटा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड को सीधा बिना मेल्ट हुए, वो पिघला नहीं, सॉलिड लिक्विड में नहीं बदला, वो मेल्ट नहीं हुआ, वो सॉलिड डायरेक्ट वेपर में बदल गया, वो प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाती है। तो ऐसा कब होगा, जब उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही आप उसको हीट करें और वो डायरेक्ट वेपर में चला गया। तो बिफोर देयर मेल्टिंग पॉइंट ही ऐसा हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो मेल्ट ही हो जाएगा। तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे लिखा था बेटा, यूजुअली, आमतौर पे तो सॉलिड जो होते हैं वो आपके लिक्विड में ही बदलते हैं हीट करने पर। तो ऑन हीटिंग ए सॉलिड यूजुअली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। और उसके बाद एंड द लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग, अगर हम लिक्विड को फर्दर हीट करें तो क्या होगा, अगर हम लिक्विड को फर्दर हीट कर दें तो क्या होगा, बताओ शाबाश क्या होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, इट कन्वर्टेड इनटू, इट चेंजेस इनटू, बोलो किसके अंदर, वो गैसेस के अंदर, वो वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस कैसी है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। सॉलिड को हीट किया तो वेपर में बदल गया, और इसी टाइप से अगर रिवर्सिबली हमारे पास कोई गैस है, उस गैस को जैसे मैंने बताया था अगर हम कूल करेंगे तो लिक्विफिकेशन हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगा। तो गैस दोबारा से लिक्विफाई होके बोलो किस में बदल जाएगा, वो आपके लिक्विड के अंदर बदल जाएगा। बोलो किस में बदल जाएगा, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड्स, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। और इसी टाइप से जो हमारे पास लिक्विड है, अगर हम और ज्यादा कूलिंग कर दें, अगर हम और ज्यादा कूलिंग कर दें तो ऑन फर्दर कूलिंग इट गेट चेंजेस इनटू द सॉलिड, वो फ्रिज हो जाएगा, आइस में बदल जाएगा। मान लीजिए वाटर की बात अगर हम करें तो उसी तरीके से अगर हम अब आगे बात करेंगे एट ए मैक्रोस्कोपिक लेवल, अगर हम लार्ज स्केल की बात करें, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बल्क लेवल, बल्क लेवल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जो मैटर है उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं मिक्सचर प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर। देखो अब बड़े ध्यान से, ये टेबल हमने यहाँ पे बना रखी है, देखो बनी हुई है आपकी बुक के अंदर, आपने देखा जो मैटर होता है, बोलो मैटर कौन सी दो सब्सटेंस के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, द मैटर में भी द मिक्सचर, मतलब इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर कहते हैं, और प्योर सब्सटेंस आपके जो प्योर है अपने आप में। तो मैटर बोलो दो टाइप का कौन सा हो गया, बोलो द मैटर में भी द मिक्सचर, और द मैटर में भी द मिक्सचर मीन्स इम्प्योर सब्सटेंस। बोलो मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसका मतलब होता है इम्प्योर सब्सटेंस, ये आप ध्यान रखना। मान लीजिए वो प्योर तो नहीं रहा, मान लीजिए आपके पास पानी है, उसमें आपने नमक डाल दिया, तो क्या वो वाटर प्योर रहा, नहीं। अब उसमें वाटर बिल्कुल प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें आपने नमक डाल दिया, उसमें आपने शुगर डाल दी, आपने उसमें कोई और चीज मिला दी, तो मीन्स वाटर वाटर नहीं रहा, अब वो मिक्सचर बन गया है। वो क्या बन गया है, मिक्सचर। अब उसकी प्योरिटी लॉस्ट हो चुकी है, अब वो प्योर वाटर नहीं रहा। इसी टाइप से मान लीजिए आपके पास NaCl है, सोल्ट है, नमक है, आपने उसमें क्या किया, आपने उसमें शुगर डाल दी, अब वो प्योर नहीं रहा, क्योंकि वो नमक नमक नहीं रहा, क्योंकि उसमें आपने दूसरा सब्सटेंस डाल दिया है। तो मीन्स मिक्सचर कौन होते हैं, मिक्सचर इसलिए तो नाम डाला गया, मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स मतलब मिला दिया, दो चीजों को मिला दिया, तीन चीजों को मिला दिया, तो अलग अलग सब्सटेंस को मिलाने से जो बनता है आप उसे मिक्सचर कहते हैं। आप उसे क्या कहते हैं, जो अलग अलग सब्सटेंस को मिलाने से बनता है आप उसे मिक्सचर कहते हैं। अब ये नहीं सर पानी में पानी मिला दिया, नो, वो चीज तो वही है ना, सेम चीजों को नहीं मिलाना आपको, आपको अलग अलग चीजों को मिलाना है आपस में, तभी आप कहते हैं आपने मिला दिया, मतलब मिक्सचर बना दिया। और वो चीज अब प्योर नहीं रहती, मिलाने के बाद वो इम्प्योर बन जाती। और दूसरे प्योर सब्सटेंस होते हैं, दूसरे बेटा कौन होते हैं, प्योर सब्सटेंस, जो अपने आप में अकेले हैं, 100% वो खुद ही हैं, वो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। बोलो वो कौन होते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब अगली बात आती है, जो ये मिक्सचर जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये मिक्सचर कितने टाइप का होता है। जो मिक्सचर होता है, जो अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा और आपको बताया, ये मिक्सचर आपके अलग अलग टाइप का हो सकता है। बोलो कौन कौन सा, ऐसे प्योर सब्सटेंस की भी टाइप देखेंगे हम।
जो मिक्सचर है वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं। बोलो कौन सी दो टाइप होगी मिक्सचर की? द मिक्सचर में भी द होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर में भी द हिट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, बोलो कौन कौन से एग्जाम में आपसे पूछे? होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और द कंपाउंड। एलिमेंट्स और द कंपाउंड, देखो आपको हमने बताया था ना कि जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें सारे एलिमेंटों को जचा रखा है, जो एक अलग यूनिट भी है आपकी, उस वो सारे 118 एलिमेंट है, 118 118 एलिमेंटों को डिस्कवर किया जा चुका है। तो जो 118 एलिमेंट हैं वो एलिमेंट एटम से मिलके बने हुए होते हैं, एटम से मिलके बने हुए होते हैं। अगर हम एक एलिमेंट का एटम लिया, कुछ एटम लिए, और उसके अंदर हमने किसी दूसरे एलिमेंट के एटम मिला दिए, तो एक नया कंपाउंड बन गया। या वही सेम एटम, एक ही जैसे हाइड्रोजन कोई एलिमेंट है, उसका एक एटम लिया, उसका दूसरा एटम लिया, आपस में मिलके H2 बन गया, H2 बन गया, मोलिक्यूल बन गया। क्या बन गया बेटा? मोलिक्यूल बन गया। ऐसे मान लीजिए कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन हमने ले लिया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके एटम, चार एटम आ गए। मान लीजिए कार्बन, चार हाइड्रोजन आ गए, CH4 बन गया, मीथेन गैस जिसे कहते हैं, CH4 मीथेन गैस आपकी बन गई। मतलब वो कंपाउंड बन गया। क्या बन गया बेटा आपका? वो कंपाउंड आपका बन गया, आपके मोलिक्यूल बन गया वो आपका। कुछ आ गई बात समझ में? तो मतलब आप सेम जो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट भी मिला सकते हैं तो भी मोलिक्यूल बनते हैं, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट भी मिलाते हैं तो भी आपके मोलिक्यूल बनते हैं, तो भी आपके क्या बनते हैं? मोलिक्यूल। लेकिन एलिमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, एलिमेंट क्या है? वो अपने आप में खुद प्योर है, उसके अंदर हमने दूसरी चीज नहीं मिला रखी। फिर आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था जब दो चीजों को मिला दें तो वो चीज इम्प्योर हो जाती है। बिल्कुल ठीक सुना था आपने। वो बातें तब की हैं जब हम क्या कर दें, मान लो एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, एक कार्बन का एटम ले लिया, उनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रही, उनको हमने मिला दिया, नाउ इट इज ए मिक्सचर। अब वो मिक्सचर है। अब वो क्या है बेटा? वो मिक्सचर है। जैसे आपने एलोय नाम सुने हैं, एलोय, एलोय। एलोय क्या है? एलोय एक मिक्सचर है। आपने मान लीजिए कॉपर ले लिया, आपने जिंक ले लिया। कॉपर क्या है? एक एलिमेंट होता है ना। ये आपने लिया, इसको आपने मेल्ट कर दिया कॉपर को, ये जिंक को मेल्ट कर दिया, आपस में मिला दिया आपने, मिक्सअप कर दिया, और फिर ठंडे हो गए, इनके बीच में रिएक्शन नहीं हुई, मिक्सअप हो गया। अब ये प्योर कॉपर कॉपर नहीं रहा, प्योर जिंक जिंक नहीं रहा, इनके बीच में रिएक्शन भी नहीं हुई। अगर रिएक्शन होती तो कोई नई चीज बनती, नई चीज बनती। तो मीन्स अब ये मिक्सचर बन गया, कॉपर जिंक को मिलाया तो मिक्सचर था। कॉपर क्या था? एक एलिमेंट था। कॉपर क्या था? एक, कॉपर एक एलिमेंट था। कॉपर क्या था बेटा? एक एलिमेंट था। ठीक हो गया ना? कॉपर इज ए एलिमेंट। जिंक क्या था बेटा? जिंक एक एलिमेंट। आपने कॉपर और जिंक को मिला दिया, कॉपर और जिंक को आपने मिला दिया, बोलो क्या बन गया? कॉपर और जिंक को जब आपने मिलाया, कॉपर प्लस जिंक को आपस में मिला दिया, तो अब वो मिक्सचर बन गया। अब वो बोलो क्या बन गया? मिक्सचर। ठीक हो गया। अब इसी टाइप से आप देखें, आपके पास एच एच था, आपके पास हाइड्रोजन गैस थी, एच एच को मिलाया, एच एच को मिलाया, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई, एच एच ही है, एच एच ही है, तो वो एलिमेंट है। लेकिन एच और एच के बीच कॉम्बिनेशन हो गया और H2 बन गया। क्या बन गया? H2 बन गया। अब ये जो H2 बना, ये कौन है? ये अकेला, ये एलिमेंट है। बोलो ये तो कौन है? अकेला है तो एलिमेंट है। ये अकेला है तो बोलो कौन है? एलिमेंट है, एलिमेंट है। आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में सिर्फ एच एच ही दिख रहे हैं, सिर्फ अकेले एच एच दिख रहे हैं, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई, अकेले एच है, अकेले एच हैं। तो मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये एलिमेंट है, ये एटम है, ये जो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के ये एटम ही हैं, ये एलिमेंट ही है अभी। लेकिन जब एच और एच के बीच रिएक्शन बन गई, अब H2 बन गया, एच अकेला नहीं रहा। यहाँ पे इस कंटेनर में देखें हर जगह एच 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 अकेले अकेले हैं। अब H2 बन गया, H2 बन गया तो अब ये कंपाउंड बन गया, अब ये कंपाउंड हो गया। बोलो कौन हो गया? कंपाउंड हो गया। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर ये जब ये मिल गया, आपस में दो चीजों को मिला दिया, मिलाने के दौरान रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होके एक नई चीज बन गई, नई चीज, और ये नई चीज अपने आप में प्योर है। अब ये H2 है, मान लीजिए कंटेनर था, इस कंटेनर में क्या बन गया? H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, कुछ और तो नहीं है ना, सिर्फ H2 है। तो ये एक नई चीज है, H2 है, H2 है, H2 है, H2 है, हर जगह H2 है। मतलब ये प्योर है, प्योर H2 है। अब ये मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर कब होता? बोलो मिक्सचर कब होता? जब, जब कब होता बोलो? ये तब होता जब आप जैसे कॉपर और जिंक को मिलाया, उनके बीच में रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन दो चीजें अलग अलग अभी भी बैठी हैं उसके अंदर, तो वो मिक्सचर है, वो मिक्सचर है।
क्लियर हो गया? मान लीजिए, देखो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए कॉपर और जिंक के बीच में आपने कोई कंडीशन लगा दी, कोई टेम्परेचर प्रेशर बदल दिया और इनके बीच में देखो रिएक्शन हो गई। मान लीजिए, वैसे ही लिख रहा हूं मैं सिर्फ समझाने के, मान लीजिए ये कोई नई चीज बन गई, CuZn2 बन गया, मान लीजिए CuZn2 बन गया। ओके, ये एक नया कंपाउंड बन गया। अब ये जो CuZn2 है ना बेटा, अब ये मिक्सचर नहीं है, क्योंकि कॉपर और जिंक के बीच रिएक्शन नहीं हुई, तो ये कॉपर और जिंक दैट इज ए मिक्सचर। इन दोनों के बीच मान लीजिए कोई टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, कोई कैटलिस्ट डाल दिया, रिएक्शन करवा दी, CuZn2 बन गया। नाउ इट इज ए कंपाउंड, ये CuZn2 आपका कंपाउंड है। बोलो क्या है? ये कंपाउंड है। क्लियर हो गया? अब आगे बात समझ में आपको? अब उसके बाद हमने क्या किया, मान लो CuZn2 एक कंपाउंड अपने आप में प्योर है बेटा, ये तो प्योर है, अपने आप में अकेली चीज है। अब ये CuZn2 में कोई दूसरी चीज मिला दो, मान लो अब इसके अंदर मैं वाटर डाल दूं, ये दो चीजें मिला दी ना, अब ये प्योर नहीं रहा। जब भी दो चीजों को आप आपस में ऐड करते हो, अब इन दो चीजों को मिलाया, इनके बीच में रिएक्शन नहीं हुई, बस मिक्सअप हो गया, नाउ इट इज ए मिक्सचर। तो CuZn2 प्लस वाटर क्या बन गया? बोलो, एक मिक्सचर है। एक क्या है बेटा? मिक्सचर। तो आप समझ गए होंगे जो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा था, कि जितने भी पदार्थ होते हैं, जो मैटर होता है, वो मैटर कौन होता है? मैंने आपको बताया था, एनीथिंग, एनीथिंग विच इज मास, which can occupy space, which can be felt, that is called matter, उसे आप मैटर कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? मैटर। ये मैटर दो टाइप का होता है, या तो वो मिक्सचर होता है, या तो बेटा क्या होता है वो? मिक्सचर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। या तो क्या होता है वो? या तो वो मिक्सचर होता है, या वो प्योर सब्सटेंस होता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दे दे के आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप उसको समझने का प्रयास करें। तो फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इतना बताया यहाँ पे कि मैटर किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं, और प्योर सब्सटेंस में फर्क क्या है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में फर्क क्या है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप ये बताओ बेटा कि एच क्या है? बोलो, एच क्या है? अकेला दिखे तो बेटा कौन होता है? एटम। ये आपने बिल्कुल ठीक समझा और ठीक बताया, एच इज ए एटम, बिल्कुल ठीक है। और एटम किसके होते हैं बेटा? ये और बता दो शाबाश। एटम जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, उन 118 एलिमेंट के अंदर जो होते हैं, उन एलिमेंटों के एटम होते हैं। बोलो कौन होते हैं? एटम होते हैं। तो 118 एलिमेंट की क्या था? ये एटम था। ठीक हो गया। अब ये बताओ बेटा, मैंने इस कंटेनर के अंदर है ना, एच और एच, सिर्फ एच एच प्रेजेंट है, और मान लीजिए इनके बीच में रिएक्शन हुई, हमें जूम करके चले, रिएक्शन नहीं हुई, बोलो अब ये अभी भी कौन है? आप ये कहेंगे सर ये एटम है और ये एलिमेंट है, सारे एलिमेंट है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। चलो अगली चीज आपसे पूछता हूँ, वो बताएं आप जल्दी से। अब मुझे ये बताएं कि मान लीजिए मेरे पास ये H था, और H के बीच में मैंने कोई कंडीशन लगाई और इसके बीच में रिएक्शन कर दी, H2 बन गया। अब ये H2 क्या है? बोलो, ये मैटर है या नहीं? मैटर तो है, क्योंकि कोई ना कोई इसका मास भी होगा, ये कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, गैस है तो इसको हम फेल्ट कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब ये बताओ, मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस? अब ये कहेंगे सर ये कंटेनर मान लीजिए हमने आपके सामने रख दिया, ये H2 है, H2 है, H2 है, तो जो चीजें आपने आपस में दिखा रखी है हमें यहाँ पे, ये तो सिर्फ H2 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 ही है, कोई दूसरी चीज तो है नहीं। कम से कम दो अलग अलग चीजों का होना जरूरी है, तभी आप उसको मिक्सचर कहेंगे। तो सर ये मिक्सचर नहीं है, ये एक प्योर सब्सटेंस है, ये मिक्सचर नहीं है। तो H2 क्या हो गया? एक प्योर सब्सटेंस हो गया। क्या हो गया बेटा? प्योर सब्सटेंस हो गया। चलो ये बात भी आपने समझ ली, अच्छी बात है। अब आप एक चीज बताओ बेटा, मान लीजिए हमारे पास क्या था, एक कंटेनर था, मैंने उसके अंदर H2 ले ली बेटा, H2। H2 क्या है? प्योर सब्सटेंस। ठीक है बेटा। हमने हमारे पास एक दूसरे कंटेनर में ऑक्सीजन गैस थी, मैंने क्या किया, उस ऑक्सीजन गैस को इसमें डाल दिया, इसी कंटेनर में डाल दिया, कंटेनर को बंद कर दिया बेटा मैंने ऊपर से। अब इसमें दो गैसेस हो गई। बोलो बेटा ये क्या है? अब सर इसमें दो चीजें आपने डाल दी, इनके बीच में रिएक्शन भी नहीं हुई है, H2 गैस भी इसी में कंटेनर में घूम रही है, O2 भी, ये मिक्सअप हो गई, आपस में मिक्सअप हो गई विदाउट एनी रिएक्शन। नाउ इट इज ए मिक्सचर। सर ये मिक्सचर बन गया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है। तो H2 प्लस O2 क्या है? एक मिक्सचर है। क्या हो गया बेटा? ये एक मिक्सचर हो गया। क्लियर हो गया बेटा? अब आ गई होगी ना बात समझ में? समझ में आ गई बात? अब उसके बाद आगे जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था, कि जो प्योर सब्सटेंस है दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और दी कंपाउंड। अब देखो इसका बताते हैं। अब फिर बताना बेटा, मैंने आपको समझाया था। मान लीजिए बेटा आपके कंटेनर में सिर्फ H है, सिर्फ H है, सिर्फ H है, अकेला दिख रहा है। अकेला दिखे तो बेटा एटम होता है, और एटम एलिमेंट का होता है, तो बेटा ये क्या है? ये एलिमेंट है। बोलो क्या है बेटा? ये एलिमेंट है। आपसे कोई पूछे, बोलो कंटेनर में H H H दिख रहा है, तो बोलो कौन है? एलिमेंट है। वो एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन है। और ये डिफरेंट H दिख रहे हैं, ये क्या है? उस हाइड्रोजन जो एक एलिमेंट है उसके ये डिफरेंट एटम्स हैं, उसके डिफरेंट क्या है? ये एटम है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब एक चीज बताओ, H और H के बीच में रिएक्शन हो गई,
कोई कंडीशन हमने लगाई, H2 बन गया। बोलो क्या बन गया आपका? H2 बन गया। ऐसे ही काफी सारे H2 बन गए एक कंटेनर के अंदर, काफी सारे बेटा क्या बन गए? H2 बन गए, H2 बन गए। काफी सारे H2 हो गए बेटा हमारे इस कंटेनर के अंदर रिएक्शन होने के बाद। अब ये बताओ, ये HH फिनिश हो गए, H तो बचे नहीं ना बेटा, H2 बन गए। अब ये बताओ इस कंटेनर में जिसमें H2 दिख रहा है, ये क्या है? अब ये अकेला नहीं है H। अब ये जब डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं, H और H मिला, तो जो नई चीज बनती है उसे मोलिक्यूल कहते हैं। अब ये मोलिक्यूल, ये कंपाउंड बन गया, नया कंपाउंड बन गया। देखो ये आपका कंपाउंड बन गया, ये मोलिक्यूल है। तो ये अब ये एलिमेंट नहीं रहा। ये क्या नहीं रहा बेटा? एलिमेंट है नहीं रहा। तो जब आपके डिफरेंट एटम मिलते हैं, वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे H और H सेम एलिमेंट था। ऐसा भी तो हो सकता था कि मान लीजिए H2 प्लस मान लीजिए Cl2, जिसे क्लोरीन गैस कहते हैं, इनके बीच में कोई कंडीशन लगाई और मान लीजिए बेटा HCl बन गया। तो मान लीजिए इनके बीच रिएक्शन होने से H2Cl2 फिनिश हो गया, और ये जो दूसरा कंटेनर है इसके अंदर सिर्फ HCl ही प्रेजेंट है, HCl ही प्रेजेंट है, HCl ही प्रेजेंट है, HCl ही प्रेजेंट है। तो बोलो क्या है? ये HCl एक मोलिक्यूल बन गया। क्या बन गया बेटा? मोलिक्यूल बन गया। मतलब ये एलिमेंट नहीं है, ये प्योर ही सब्सटेंस है। देखो HCl HCl HCl, इसमें दो चीजें नहीं मिला रखी, सिर्फ HCl है अब हमारे पास। तो क्योंकि सिर्फ HCl है तो प्योर सब्सटेंस हो गया, इम्प्योर नहीं है, मतलब मिक्सचर नहीं है। और ये प्योर तो है, लेकिन ये अब एलिमेंट नहीं रहा, क्योंकि अकेला एटम नहीं दिख रहा, क्योंकि H और Cl दो चीजें आ गई, और HCl ही बार बार है, इसलिए प्योर है। और ये कंपाउंड बन गया बेटा। क्या बन गया? इट इज ए कंपाउंड बन गया। बोलो क्या बन गया? कंपाउंड। अब कंपाउंड में होता क्या है? देखो बेटा, ये ध्यान रखो, जब भी कोई कंपाउंड बनता था, ऐसा नहीं आप कुछ बना दोगे। आगे जाके हम सिखाएंगे कि कोई एटम किसी दूसरे एटम से मिलता है तो उसके मिलने की क्षमता क्या होती है, कितने एटम किससे मिल सकते हैं, कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, कौन किससे लिंक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर का फॉर्मूला तो बेटा देखो आप सभी जानते हो। अब वाटर का फार्मूला देखो आप सभी जानते हो ना, कि देखो H2 और ऑक्सीजन के बीच मान लीजिए हमने करंट पास किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, और देखो वाटर बन गया। बेटा क्या बन गया? वाटर बन गया। यहाँ पे बन गया ना वाटर, H2O। H2 और ऑक्सीजन तो देखो फिनिश हो गई, और इस कंटेनर के अंदर बेटा सिर्फ क्या बच गया? मान लीजिए ये कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर आपके पास सिर्फ क्या है बेटा? इसमें सिर्फ वाटर है, सिर्फ वाटर है, सिर्फ वाटर है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वाटर है। तो सिर्फ वाटर है तो प्योर हो गया, इम्प्योर नहीं रहा। और क्योंकि अकेला H2O का जो फार्मूला आपने देखा, ये इसमें एक एटम नहीं है, इसमें एक O है, दो H है, तो ये एलिमेंट नहीं रहा। तो ये कौन हो गया? ये कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड जब बनता है तो उसमें एक पर्टिकुलर रेशियो में ही एटम मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कितने एटम कितने O से मिल सकते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। जब भी जैसे H2 है, इसमें H बोलो कितने बेटा? 2 हैं। ऑक्सीजन एक है, तो 2:1 रेशियो में एटम की रेशियो क्या रही यहाँ पे? 2:1, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन इस रेशियो में मिले तभी H2O बना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो दो मिला दो। मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड आपने बना दिया किसी कंटेनर में, जैसे H2O2, मान लो एक कंटेनर है, ये दूसरा कंपाउंड है, तो ये कोई दूसरा नया कंपाउंड बन गया बेटा, उसमें H2O2 है बेटा, ये बार बार जो मैंने बताया था ईयर को साफ करने के लिए, इसका एक आपका एप्लीकेशन मैंने बताई थी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसे बोलते हैं। कुछ आई बात समझ में बेटा? तो ये था कंपाउंडों के बारे में। मींस प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी। अभी हम नीचे बुक में से आपको रीड भी कराएंगे ये सारी की सारी बातें। अब हम बात आ जाते हैं होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है बेटा एक जैसा, ऊपर से नीचे तक एक जैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़े ध्यान से देखना बेटा, आपने एक कंटेनर के अंदर आपने वाटर ले लिया, पानी ले लिया, और उसके अंदर थोड़ा सा बाहर से आपने देखो NaCl नमक मिला दिया। देखो एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई, दो चीजों को मिलाया, इनके बीच रिएक्शन नहीं हुई। अगर ये NaCl अकेला होता तो ये कौन होता? प्योर सब्सटेंस होता। और प्योर सब्सटेंस मतलब कंपाउंड होता। वाटर अगर अकेला होता इस कंटेनर में तो प्योर सब्सटेंस होता, और वो भी एक कंपाउंड होता। अब हमने दो कंपाउंडों को मिला दिया, वाटर एक कंपाउंड है, NaCl एक कंपाउंड, इनको मिला दिया, और किसी भी रेशो में मिला दो, इन एनी रेशो, ये नहीं कि कितना वाटर लो कितना NaCl लो, इन एनी रेशो। मतलब मिक्सचर जब बनता है तो जब आप दो चीजों को मिलाते हो तो इन एनी रेशो आप मिला सकते हो, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इन एनी रेशो। देर इज नो फिक्स्ड रेशियो, कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। आपने कंपाउंड में देखा था ना बेटा, कंपाउंड जैसे वाटर एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है इसके अंदर फिक्स रेशियो है, हाइड्रोजन के दो ही एटम होंगे, ऑक्सीजन का एक ही होगा, तभी आप इसको वाटर कह रहे हैं, फिक्स रेशियो है। लेकिन मिक्सचर बना दिया आपने, कुछ नमक लिया, कुछ पानी डाल दिया, मिला दिया ना किसी भी रेशो में, एनी रेशो। नमक ज्यादा ले लो पानी कम कर दो, पानी ज्यादा ले लो नमक कम कर दो, इन एनी रेशो मिला दो, मिक्सचर है वो। तो बोलो क्या बनाने के लिए हमें फिक्स रेशियो की जरूरत नहीं होती? मिक्सचर को बनाने के लिए हमें कोई फिक्स रेशियो की जरूरत नहीं होती।
कंपाउंड जब बनता है तो उस कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एटम होते हैं, एच एक एटम था, वो एक एटम था, दो एच के एटम आए, ऑक्सीजन का एक एटम आया, उनके बीच में रिएक्शन हुई है। रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन एच एच नहीं रहा, ओ नहीं रहा, इनके बीच में नए बॉन्ड बन गए और एक नई चीज ही बन गई जिसे H2O कहा गया, जिसे वाटर कहा गया। और वो फिक्स रेशियो में जुड़े हैं आपके 2:1। मिक्सचर बनाने के लिए फिक्स रेशियो की आवश्यकता नहीं होती, दे कैन बी एडेड इन एनी रेशियो, दे कैन बी मिक्सड इन एनी रेशियो। अब अगली बात आ जाती है, ये होमो और हिट्रो का क्या मतलब था। अब देखो, आपने, मैंने बताया वाटर के अंदर आपने NaCl डाला, और ये ध्यान रखना है, जैसे वाटर आपने ज्यादा लिया, नमक आपने कम लिया, फिक्स कोई अमाउंट नहीं है कितना कम लिया, लेकिन ले लिया, उसके बाद आपने इसको मिक्सअप कर दिया, ये इसमें डिजोल्व भी हो गया। डिजोल्व होने के बाद जो NaCl है ना बेटा, NaCl के पार्टिकल ऊपर से नीचे तक एक जैसे हैं। मतलब आप नमक को ऊपर से टेस्ट करें, बीच में से टेस्ट करें, नीचे से टेस्ट करें, और नीचे से टेस्ट करें, बॉटम से टेस्ट करें, अगर उसका टेस्ट एक जैसा है, मतलब नमक के पार्टिकल, नमक NaCl के पार्टिकल्स ऊपर से नीचे तक हर लेयर में, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, एवरीवेयर देर इज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, एक जैसा, विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। द मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ऊपर से नीचे तक जो एक जैसा हो, जो ऊपर से नीचे तक एक जैसा ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आपने क्या किया, आपने एक कंटेनर के अंदर क्या किया बेटा, आपने एक सैंड ले लिया बेटा, मिट्टी ले लिया आपने, मिट्टी, मिट्टी सैंड, आपने इसमें नमक डाल दिया बेटा, NaCl। आप इसको कितनी भी कोशिश कर लो मिलाने की, कितनी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश मिलाने की कोशिश कर लो, ये कभी भी होमोजीनियस नहीं हो सकता। नमक और सैंड के पार्टिकल ऊपर से नीचे तक एक जैसे होंगे ही नहीं, तो हिट्रोजीनियस हो गया, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ऊपर से नीचे तक एक जैसा ना हो, तो ये इनका मतलब था हिट्रोजीनियस का। क्लियर हो गया बेटा। तो ये थे शब्द, ये थी इसकी टेबल, के जो अभी हम आपको यहाँ पे बताने वाले थे, कि आपके जो जितने भी आपके जो मैटर होता है, उसको क्लासिफाई किया गया किस चीज के अंदर, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर। मिक्सचर को मैंने बताया इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और प्योर सब्सटेंस मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब हम देखते हैं, आपकी बुक में ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। अब आपकी बुक से हम रीड करते हैं, तो मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। हम, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें प्रेजेंट है, वो मिक्सचर भी हैं, वो एलिमेंट भी हैं, मिक्सचर भी हैं, कंपाउंड भी हैं, हर तरीके से, क्योंकि हमने वो चीजें खुद ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बना रखी है। तो अब हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, आप देखो, खुद देखो, मैंने आपको अब समझा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। देखो, शुगर जो चीनी होती है, वाटर हो गया, तो दो चीजों को मिला दिया ना बेटा, अभी बताया था, दो चीजों को मिला दो, रिएक्शन हुई नहीं, बस मिल गए, मिक्सचर है। तो शुगर सोल, एयर, एयर क्या है, एक मिक्सचर है, क्योंकि एयर में कोई एक चीज तो है नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन भी है, CO2 गैस भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, और डस्ट पार्टिकल भी है, पता नहीं कितनी चीजें हैं, तो मिक्सचर है। चाय बनाई आपने घर में, चाय जब बनाई तो क्या क्या लिया बेटा आपने, वाटर भी लिया, वाटर के अंदर आपने मान लीजिए जो तुलसी है वो आपने डाल दी, उसमें अदरक आपने डाल दी, उसमें शुगर आपने डाल दी, उसमें चाय पत्ती आपने, तो कितनी चीजें मिला दी, ठीक हो गया ना। तो उनके बीच रिएक्शन होने से कोई नया कंपाउंड नहीं बना, तो मिक्सचर है वो बेटा, क्या है वो मिक्सचर है, ऑल आर मिक्सचर, ये सारे मिक्सचर होते। तो मिक्सचर क्या हुआ, ए मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, कोई आपसे पूछे हाउ विल यू डिफाइन द टर्म मिक्सचर, तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखें, मिक्सचर, मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में हो, मैंने बताया था ना, मिलाने की कोई फिक्स रेशियो नहीं होती, वो तो सिर्फ कंपाउंड के अंदर देखा गया था, H2O बना तो उसमें जो एक कंपाउंड बन गया H2, उसमें एलिमेंटों की रेशो, उन एटम्स की रेशो फिक्स होती। लेकिन मिक्सचर कौन होता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के अंदर क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी रेशियो, प्रेजेंट इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है ना। द सब्सटेंस ये भी एक सब्सटेंस ही है, द सब्सटेंस या द मैटर विच कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर कंपाउंड्स कह दो इन एनी रेशो, टू और मोर एलिमेंट कह दो इन एनी रेशो, तो उसे आप मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर बेटा कितने टाइप के होते हैं, अभी हमने देखा, द मिक्सचर में भी द होमोजीनियस मिक्सचर, और इट में भी द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस कौन होता है, तो इन द होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। हमने क्या बताया था, होमो का मतलब सेम,
जो क्या हो, जिसकी कंपोजिशन उस कंटेनर के अंदर ऊपर से नीचे तक क्या हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसी रहे। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, थ्रू आउट का मतलब पूरे में, पूरे कंटेनर ऊपर से नीचे तक। तो आप उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, लेकिन बेटा यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना। क्या कंडीशन है, सुनो ध्यान से। जब भी आप होमोजीनियस मिक्सचर बनाना चाहें तो आपको पानी ज्यादा लेना होगा, पानी ज्यादा, और बाहर से जैसे शुगर डाला वो कम लेना होगा। आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो वाटर होता है उसे हम सोलवेंट के नाम से पुकारेंगे, सोलवेंट। जो सॉलिड आप डालेंगे उसे सोल्यूट कहेंगे। आगे क्यों कहा, कैसे कहा, वो फर्दर इस चैप्टर में हम आपको समझा पाएंगे। फिलहाल दो शब्द याद रखें, सोलवेंट जो लिक्विड आपने ले लिया, और जो सोल्यूट जो आपने सॉलिड थोड़ा सा डाल दिया। जो ज्यादा अमाउंट में लेते हैं उसे सोलवेंट कहते हैं। ज्यादा अमाउंट मोल्स की फॉर्म में नापी जाती है। मोल्स क्या होते हैं आगे सीखेंगे इस चैप्टर में। तो कोई भी सब्सटेंस जिसके मोल ज्यादा हैं सोलवेंट है, जिसके मोल कम है वो सोल्यूट है। मोल की फॉर्म में ही हम पता लगाते हैं कि जिसके मोल कम सोल्यूट, जिसके मोल ज्यादा सोलवेंट। तो मैंने क्या बताया, जब भी आप होमोजेनियस मिक्सचर बनाएं तो हमेशा सोलवेंट ज्यादा लें और बाहर से सोल्यूट कम लें। फिर आप कहेंगे ऐसा क्यों। देखो मान लीजिए आपने चीनी ज्यादा डाल दी घुल गया, डाल दी घुल गया, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल है। आपने देखा ना चीनी तो सॉलिड होती है। फिर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर आप ज्यादा चीनी डालेंगे, ज्यादा डालेंगे, पहले तो मिलती चली गई, घुलती चली गई, और फिर हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद कुछ समय के बाद वो थोड़ी सी नीचे सेटल डाउन हो जाए। पार्टिकल तो बेटा सॉलिड के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाए, है ना, कंटेनर के अंदर नीचे सेटल डाउन। तो नीचे से नीचे शुगर ज्यादा है तो वो नीचे एक जैसा नहीं रहा सॉल्यूशन, ऊपर आपका कम मीठा होगा, नीचे ज्यादा मीठा होगा, हो जाएगा ना बेटा ऐसा। होमोजीनियस नहीं रहा, थ्रू आउट एक जैसा नहीं रहा। मतलब अगर आप ऐसे सॉल्यूशन का नाम दे उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट का मतलब सोलवेंट ज्यादा लें, सोल्यूट कम लें, कम लें, कम डालें, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर आपने सोलवेंट लिया लेकिन उसमें सोल्यूट भी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड का मतलब सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाते चले जाओ, कंसंट्रेशन सोल्यूट की बढ़ाते चले जाओ, कंसंट्रेशन उसकी मात्रा बढ़ाते चले जाओ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही बोल देते हैं हम उसको। कम सोल्यूट डालो, कम कंसंट्रेशन रखो, उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कह देते हैं। तो ये जो शब्द है आमतौर पे, जो होमोजीनियस मिक्सचर वाला जो शब्द है, ये आमतौर पे कब यूज किया जाता है, तब यूज किया जाता है जब सोलवेंट ज्यादा और सोल्यूट कम हो, ताकि ऊपर से नीचे तक वो यूनिफॉर्म रहे। उसकी कंपोजिशन बेटा क्या बनी रहे, यूनिफॉर्म। जैसे मैंने बताया शुगर सॉल्यूशन बनाओ, इसी बात का ध्यान रखना। आगे ना बेटा बात ध्यान में, एंड एयर आर द एग्जांपल ऑफ द होम, आपके होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एयर होती है उसमें तो आप बिल्कुल फ्री मूवमेंट होती है, पार्टिकल्स की इधर से उधर फ्रीली मूवमेंट हो जाएंगे। इन कंट्रास्ट टू दिस, अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर कौन होते हैं, अब हम उसके बारे में बताते हैं। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर कौन होते हैं, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अगर कंटेनर में ऊपर से नीचे तक अगर कंपोजिशन एक जैसी नहीं है तो आप उसे हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। तो ये डेफिनेशन बन गई। तो बोलो होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द मिक्सचर in which the composition of the component is uniform throughout is called the homogeneous mixture। और heterogeneous में क्या कह देंगे, the heterogeneous mixture are those mixture in which the composition is not uniform throughout। तो आप उसे क्या कह देंगे, heterogeneous mixture। क्या कह देंगे आप उसे, heterogeneous mixture। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो आगे हमने क्या लिखा, एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, मैंने अभी आपको बताया था ना, सॉल्ट और शुगर को मिला दो, सॉल्ट और सैंड को मिला दो, मिट्टी को मिला दो, तो वो क्या होगा, ग्रेन्स पल्सेस अलोंग विद सम डर्ट आप उसके अंदर मिला दें, ऑफन स्टोन मिट्टी मिला दें, तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है वो, हिट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। आप भी अपने नेचर के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ा के देखना, मीन्स यू कैन थिंक ऑफ मेनी मोर एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर विच विच यू कम अक्रॉस इन योर डेली लाइफ, जो अपनी डेली लाइफ में आप अपने चारों तरफ देखते हैं। ठीक हो गया बेटा। इट इज वर्थ वाइल टू मेंशन हियर, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम आपको यहाँ पे बताएं, क्या बताएं, दैट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। जो मिक्सचर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया नमक और रेत को मिला दिया बेटा आपने, और हम कहें उनको अलग करो, तो यही लिखा है, इट इज वर्थ वाइल टू मेंशन हियर दैट, क्या, कि द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से हम उनको अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नमक और रेत हो गया, पानी डाल दो, पानी डाल दो नमक और रेत में। पानी डालने के बाद बेटा क्या होगा, जब आप उसमें पानी डाल देंगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद आप उसको फिल्टर कर लो बेटा, फिल्टर।
फिल्टर पेपर लगा के फिल्टर कर लो, तो क्या होगा, रेत तो बेटा जो फिल्टर पेपर है यहाँ पे ऊपर तो सैंड रह जाएगा, नीचे कौन आ गया, आपके वाटर के अंदर बेटा कौन आ गया, वाटर के अंदर जो आपका सोल्ट था बेटा वो आ गया। फिर उसके बाद आप हीट कर दें, पानी तो उड़ जाएगा, नमक अलग हो गया, ऊपर सैंड अलग हो गई, होगी ना। तो मीन्स हम फिजिकल मेथड्स के द्वारा अलग भी कर सकते हैं, मिक्सचर को क्या कर सकते हैं बेटा, हम अलग कर सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है बेटा, ठीक हो गया। बाय द सिंपल मेथड्स, वो सिंपल मेथड बेटा कौन कौन से होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या क्या बेटा आपको करना पड़ा उस सिंपल मेथड के अंदर, कि सबसे पहले तो आपने क्या किया, उनको वाटर के अंदर मिक्सअप किया, सोलवेंट को यूज किया, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन की, फिल्ट्रेशन यहाँ पे लिख रखा है ना बेटा, फिजिकल मेथड क्या, फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर दिया आपने, फिल्टर करने के बाद क्या क्या नीचे आया, फिर उसके बाद आपने हीट किया, सैंड तो ऊपर रह गई थी, फिर हीट किया, वाटर अलग, आपके NaCl अलग। उसके बाद सिंपल हैंड पिकिंग, आप घर में देखते होगे ना, जो आपके मान लीजिए आप खेत से गेहूं ले आए, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स है, तो आप क्या करेंगे, हाथ से उठाते हैं, लकड़ी के टुकड़े अलग 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 कर देते हैं, उसे पिकिंग कहते हैं, उसे हैंड पिकिंग कहते हैं। सिंपल हैंड पिकिंग का मतलब सिंपल हाथ से उठा उठा के उन डस्ट पार्टिकल्स को अलग कर देना, उन चीजों को अलग कर देना। क्लियर हो गया बेटा। अब क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने क्या किया, मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, कि कोई सब्सटेंस था आपके पास, इम्प्योर सब्सटेंस, आपको आपने उसको पानी के अंदर डाला, घोल लिया, और डाला और घोल लिया, और डाला और घोल लिया, इतना ज्यादा डालना शुरू कर दे कि वो कंसंट्रेटेड हो जाए, फिर थोड़ा गर्म करो, गर्म करो, फिर और डाला, गर्म करने से थोड़ा और घुल गया, उसको कहते हैं हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना था। देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, कि जिसमें और ना घुल सके। देखो ठंडा था ना, आपने डाला बाहर से, तो वो घुलना बंद हो गया था, हमने थोड़ा गर्म किया, फिर और डाला, अब थोड़ा और घुल गया। मतलब गर्म करने के साथ गर्म भी करना है और फिर घोलना है, और उस लिमिट तक पहुंच जाओ जहां पे वो घुलना बंद ना हो जाए। फिर मान लीजिए अब और नहीं घुल रहा, ठीक हो गया, अब उसके बाद आपने क्या किया, वो जो सॉल्यूशन जिसमें, आप थोड़ा फिल्टर कर लो, फिल्टर कर लो, फिल्टर करने के बाद क्या होगा, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डल गया था वो अलग हो गया। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास, और वो भी हीटेड फॉर्म में, अब उसको ठंडा करने के लिए रख दो। जब ठंडा होगा तो आपने एक्स्ट्रा डाला था ना, देखो ठंडा था तो घुल नहीं रहा था उतना ज्यादा, गर्म किया थोड़ा और घुल रहा था। अब जैसे जैसे ठंडा होगा और जो एक्स्ट्रा घुल गया था वो दोबारा से उसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इंप्यूरिटी है वो सॉल्यूशन में पड़ी रह जाएगी, फिर नितार दो, डिकेंटेशन कर दो, ऊपर का लिक्विड अलग हो गया, लिक्विड के अंदर इंप्योरिटी निकल गई, और नीचे बिल्कुल प्योर अच्छे से क्रिस्टल बन गए, क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। मतलब इसका क्रिस्टलाइजेशन का भी समझ में आ गया होगा। अब देखो डिस्टिलेशन वैसे कई तरह की होती है, लेकिन एक बता देते हैं, मान लीजिए आपके पास दो लिक्विड है, आपने मिला दी दो लिक्विड, तो क्या करें, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, उबलने का टेम्परेचर अलग अलग, और आपने ऊपर एपरेटस लगा दिया, उन दोनों के ऊपर क्या लगा दिया आपने, एक एपरेटस लगा दिया। जैसे मान लीजिए आपके पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क थी आपके पास, आपने क्या किया, उस राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर, मान लीजिए देखो ये राउंड बॉटम फ्लास्क थी आपके पास, ठीक है, और इसके ऊपर आपने एक कंडेंसर लगा दिया बेटा, ठीक है ना। कंडेंसर इस टाइप से लगाया कि वो टिल्टेड फॉर्म के अंदर, देखो ऐसे, और देखो ये आपने बेटा यहाँ से ऐसे कर दिया, देखो इस टाइप से, ठीक है। इसमें दो लिक्विड है, ए और बी लिक्विड है मान लीजिए, आपने इसको नीचे से हीट अप करना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मान लीजिए ए का है, तो क्या होगा, यहाँ से उसके वेपर उड़ेंगे। यहाँ पे देखो आपने इसमें कंडेंसर लगा दिया बेटा, कंडेंसर देखो इस टाइप से, मान लीजिए कंडेंसर लगा दिया, इसके अंदर क्या होता है, एक साइड से पानी डालते हैं, दूसरी साइड से पानी निकलता रहता है बाहर, और इनर जैकेट में जो वेपर जा रहे थे वो दोबारा कंडेंस हो गए, और यहाँ पे दूसरे कंटेनर के अंदर हमारे पास ए आ गया। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था ए का, उसके वेपर बने, आगे कंडेंसर लगा दिया, और ए अलग हो गया, यहाँ पे नीचे बी बचा रह जाएगा, बी बचा रह जाएगा, ए और बी को, इसको डिस्टिलेशन कहते हैं। मतलब दो ऐसे लिक्विड जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था, हीटिंग के द्वारा, जो मैंने बताया कंडेंसर को यूज करते हुए दो लिक्विड को अलग कर दिया, सिंपल डिस्टिलेशन कहलाती है ये, सिंपल डिस्टिलेशन। और भी अलग टेक्निक होती है, वो हम अलग यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, तो ये सिर्फ सेंस मैंने आपको बता दी। उसके बाद बेटा आगे देखो, अब अभी तक हमने बात की मिक्सचर की, मिक्सचर दो टाइप के थे, होमोजीनियस और बोलो क्या, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम बात करते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस की। मैंने पहले ही बताया था, प्योर सब्सटेंस जो अपने आप में ही अलग हो, उसके अंदर कोई दूसरी चीज ना हो, जैसे मान लो H2 है तो H2 ही दिखाई दे, Cl2 है तो Cl2 दिखाई दे, H दिख रहा है तो H ही दिखाई दे, प्योर सब्सटेंस कहलाते। तो प्योर सब्सटेंस कौन हुए, प्योर सब्सटेंस की जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर, वो मिक्सचर से अलग होते हैं। अब जैसे मैंने बताया, उनको मिक्सचर जब बनाते हैं उनको किसी भी रेशो में मिला सकते थे आप, कंपाउंड्स को मिला दिया किसी भी रेशो, मिक्सचर बन गया। लेकिन जो आपके
जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन फिक्स होती है। मान लीजिए मैंने एच ले लिया, एच, अब एच है तो एच ही है। H2 ले लिया, तो H2 हाइड्रोजन गैस उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें H दो है। अब वो H2 कितने ही हो, कंटेनर के अंदर H2 है, H2 है तो H2 ही ना, H2 ही ना, वो H3 तो नहीं है ना दूसरी जगह, H2 ही है, H2 ही है। फिक्स कंपोजिशन होगी कि उसको हाइड्रोजन गैस तभी बोल रहे हैं जब H उसमें दो हो। ऑक्सीजन गैस तब बोल रहे हैं जब ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 होता है। O3 बोल दिया था बेटा, वो अब ओजोन बन गई, तो O3 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 O3, ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसका नाम ओजोन हो गया। तो फिक्स कंपोजिशन होती है। वेर एज मिक्सचर, तो हमने क्या देखा, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी क्या होती है, प्योर सब्सटेंस है, प्योर फिक्स कंपोजिशन। वेर एज मिक्सचर के अंदर जब भी आप सब्सटेंस को मिलाते हैं तो किसी भी रेशियो में मिला सकते थे, किसी भी रेशियो में मिला सकते, तो डिफरेंस हो गया इनके बीच में। अब उसके बाद एंड देयर, देखो अब हम आगे दोबारा से चलते हैं, इससे आगे की बातें आप अब बताएंगे। देखो देखो एंड देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल, और जो मिक्सचर की कंपोजिशन बेटा क्या होती थी, वेरिएबल। जैसे आगे देखो बड़े ध्यान से, मान लीजिए आपके कंटेनर के आपके पास सिर्फ प्योर कॉपर है, Cu है, तो क्या है ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर सिल्वर है, प्योर, ये आपका प्योर सब्सटेंस है। गोल्ड Au से लिखते हैं, प्योर सब्सटेंस है। वाटर है, H2O फार्मूला होता है इसका, प्योर सब्सटेंस है, इसमें और कुछ नहीं मिला रखा। हम ये बातें तब बता रहे हैं जब आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर या तो सिर्फ कॉपर ही हो, सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ सिल्वर हो और कुछ ना हो, गोल्ड हो सिर्फ और कुछ ना हो, सिर्फ वाटर हो और कुछ ना हो, सिर्फ ग्लूकोज है, चीनी है, मान लीजिए जिसे सुक्रोज कहते हैं, चीनी को ग्लूकोज हो गया, मतलब यही हो, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल है बेटा ये। लेकिन अगर ग्लूकोज ले लिया और ग्लूकोज के अंदर थोड़ा आपने कार्बन मिला दिया, ग्लूकोज ले लिया बेटा, ग्लूकोज में थोड़ा वाटर मिला दिया, अब वो प्योर नहीं रहा, ग्लूकोज तो ग्लूकोज नहीं रहा ना बेटा, उसमें दूसरी चीज डाल दी, तो अब दूसरी चीज डाल दी तो मिक्सचर बन गया बेटा। क्या बन गया, वो मिक्सचर बन गया। तो अब उसके बाद हम देखेंगे, देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो के अंदर अगर हम उसको मिला देते हैं, देखो इन एनी रेशियो अगर हम उसको मिला देते हैं किसी भी रेशियो में, तो मिक्सचर है वो। बोलो क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। अगर फिक्स रेशियो में मिला देते हैं, फिक्स रेशियो में, तो फिर वो आपका प्योर सब्सटेंस कहलाता है। एंड दस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंसेस हैज द फिक्स्ड कंपोजिशन, और इनकी क्या होती है बेटा, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, तभी आप उसको प्योर कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंस के, उनको कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, उनको सिंपल फिजिकल मेथड से आप अलग भी नहीं कर सकते हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनको फर्दर हम देखो कैसे क्लासिफाई करेंगे। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, जैसे हमने टेबल में देखा था, दे में बी एलिमेंट और द कंपाउंड। देखो हमने इधर टेबल में बताया था ना कि द प्योर सब्सटेंसेस में बी द एलिमेंट और द कंपाउंड्स, तो वही अब हम देखने वाले हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, दे में बी द एलिमेंट और द कंपाउंड। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की। तो एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उसमें एक ही तरह का पार्टिकल होगा एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट के अंदर एक ही तरह का पार्टिकल होगा। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट, तो उसमें एच 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 ही होगा। ऑक्सीजन एक एलिमेंट, उसमें ओ ओ ओ ही होगा, उसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे। दिस पार्टिकल में भी एटम्स और द मोलिक्यूल, वो आपके एटम भी हो सकते हैं और वो आपके क्या हो सकते हैं, मोलिक्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरह के पार्टिकल होंगे, तो आप उसे क्या कह देंगे, वो आपका एलिमेंट के अंदर होगा। दीज पार्टिकल में भी एटम और द मोलिक्यूल। ठीक हो गया। यू मस्ट बी फेमिलियर, आप इस चीज के बारे में तो जानते ही हैं, क्या एटम और मोलिक्यूल के बारे में हमने पहले सीखा था, फ्रॉम द छोटी क्लासेस में आप सीख के आ चुके होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि सोडियम एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर दी एग्जाम्पल। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी एलिमेंट्स, ये एलिमेंट के बेटा क्या है, एग्जाम्पल हैं। क्या हो गए, एलिमेंट के एग्जाम्पल। दे ऑल कंटेन्स, इन सभी के अंदर क्या होता है, दे ऑल कंटेन एटम ऑफ वन टाइप, इसमें एक ही तरह के एटम आपको दिखाई देंगे। सोडियम के अंदर देखेंगे तो Na फार्मूला है, सिंबल है इसका, सोडियम का Na है, तो Na ही होगा। क्लियर हो गया ना बेटा।
तो सिल्वर के अंदर Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल जो होता है। किसी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। ये सिंबल की डेफिनेशन होती है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स सिंबल। जैसे हर चीज का अपना सिंबल होता है, हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं, सिल्वर को Ag से दर्शाते हैं। सिल्वर को बेटा किस चीज से दर्शाते हैं, सिल्वर को जब आप दर्शाएंगे तो सिल्वर का सिंबल बेटा क्या होगा, Ag होगा। तो ये इसका सिंबल है, बोलो क्या हो गया इसका सिंबल। तो इसी तरह के एटम आपको बार बार दिखाई देंगे। तो एलिमेंट के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, एक ही तरह के एटम अगर दिखाई दें तो वो कौन होता है, एलिमेंट। दे ऑल कंटेन एटम्स ऑफ वन टाइप, हाउएवर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। जो एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट का, उनका नेचर अलग ही होगा। हाइड्रोजन के एटम अलग होंगे, ऑक्सीजन के एटम अलग होंगे, उनका नेचर अलग होता है। सम elements such as sodium, copper contain single atoms held together as their। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, द सम एलिमेंट लाइक बोलो कौन, सोडियम, कॉपर, दे कंटेन सिंगल एटम्स हेल्ड टुगेदर एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कि उनके पार्टिकल्स जब हम देखेंगे कॉपर को तो उसमें सिर्फ सीयू ही आपस में जुड़ते हैं। उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें एटम ही होते हैं। मैंने अभी बताया ना कि जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के अंदर जो रिपीटेड चीजें दिखती हैं वो एक जैसी दिखेंगी, लेकिन वो रिपीटेड चीजें एटम भी हो सकती है। जैसे इनके अंदर मैंने बताया सोडियम कॉपर के अंदर जो रिपीटेड यूनिट है, जो वो आपके सिंगल एटम्स ही होते हैं, वही आपस में हेल्ड टुगेदर जुड़े हुए होते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। लेकिन कुछ एक में whereas in other cases two or more atoms combine together to form the molecules। जैसे हाइड्रोजन को देख लें आप, हाइड्रोजन में एच 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 नहीं दिखाई देगा, हाइड्रोजन एक गैस है, H2 की फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो मीन्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन O3 की फॉर्म में करता है। These gases consist of molecules in which two atom combine to give the respective molecule। इन सभी में दो एटम ही जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन में H2 होता है, नाइट्रोजन में N2 होता है, ऑक्सीजन में O2 होता है। जबकि ओजोन देखें तो उसमें तीन एटम जुड़ जाते हैं, उसमें तीन एटम जाके जुड़ जाते हैं। तो जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके पार्टिकल्स होते हैं वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। दोनों के एग्जांपल आपने देखे, क्या क्या देखे, जो एटम की फॉर्म में होते हैं लाइक सोडियम, कॉपर, इनके अंदर एटम की फॉर्म में ही आपके जुड़े हुए होते हैं, एटम एटम ही जुड़े होते हैं। लेकिन अगर आप देखें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें H2 ही दिखाई देंगे, N2 ही दिखाई देंगे। तो इनको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो व्हेन टू और मोर एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन। देखो हर चीज यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहती है, ये हम आगे आपको सिखाएंगे। देखो जो चीज अनस्टेबल है वो स्टेबल होना चाहिए। जैसे एच अपने आप में स्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है आगे सिखाएंगे हम आपको। फिलहाल सिर्फ इतना जरूरी है कि एच एच से जुड़ना पसंद करता है, एच एच से कंबाइन करना पसंद करता है, ओ ओ से कंबाइन करके O2 में रहना पसंद करता है, क्योंकि O2 की फॉर्म में जरूर वो स्टेबल होगा, ओ अकेला स्टेबल नहीं होगा, एच अकेला स्टेबल नहीं है, एच एच से जुड़ गया, ओ अकेला स्टेबल नहीं है, ओ से जुड़ के O2 बना दिया। नाइट्रोजन N अकेला स्टेबल नहीं है, N से जुड़ के N2 बना दिया। क्लियर हो गया ना बेटा। तो इस टाइप से ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो अलग अलग एटम कुछ आपस में जुड़ते हैं। तो व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, ये तो हमने बताया एटम आपस में एक जैसे जुड़ रहे थे, एच एच से जुड़ गया तो वो एलिमेंट ही है। लेकिन एक एटम, एक तरह का एटम किसी दूसरे तरह के एटम से जुड़ जाए तो कंपाउंड बनते हैं। तो व्हेन टू और मोर एटम्स, जब दो या दो से ज्यादा एटम, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, द इज मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। तो कंपाउंड बन गया। तो मोलिक्यूल किसके बने, कंपाउंड के बन गए। एग्जाम्पल है जैसे, जैसे वाटर के बारे में आपने सुना है, वाटर बोलो बेटा कैसे बनता है, बताओ कैसे बना। वाटर जब भी बना तो बोलो कैसे बना, इसका फॉर्मूला क्या बना, ये H2O होता है इसका फॉर्मूला। इसमें दो देखो, एक तो H और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हुई तब जाके बना। अमोनिया जैसे NH3 इसका फॉर्मूला होता है। तो एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन जुड़ के तभी अमोनिया के बीच में रिएक्शन हो गया, तभी बना होगा। क्लियर हो गई बेटा बात, आ गई ना समझ में इतनी। उसके बाद देखो आगे, जैसे यहाँ पे बनते हुए देखो दिखाई दिए। देखो एच एच से जुड़ा, एन एटम ऑफ एच, अनदर एटम ऑफ एच, तो क्या बन गया, ए मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। नीचे देखें, ओ से मिला, एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन, मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना यहाँ पे।
क्लियर हो गया? तो ये रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी थी कि किस तरह से एटम आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, मोलिक्यूल बना देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आगे ना बात समझ में इतनी तो। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब इधर देखो, अब जो मोलिक्यूल हैं, अब जो मोलिक्यूल हैं वो आपके वाटर के भी बन सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बन सकते हैं। अब इधर देखो, जो अभी देखो मैंने समझाया था, आपको बताया था, इधर देखो वाटर H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिली, देखो वाटर मॉलिक्यूल बन गया। एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिली, कार्बन। ये कैसे बने, इनमें कितनी लिंकेज होगी, कितने बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, जैसे आपको अभी हमने सिखाया नहीं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, और इसी शेप में बनेंगे। सी और ओ के बीच में देखो दो बॉन्ड इधर बनेंगे, दो बॉन्ड इधर बनेंगे। ये क्यों बनेंगे, किस लिए बनते हैं, अलग यूनिट है आपकी केमिकल बॉन्डिंग नाम से, उसमें हम आपको सिखा पाएंगे, वहां पे हम आपको समझाएंगे अच्छे से ऐसा होता क्यों है। फिलहाल सिर्फ हम आपको बताने का यही प्रयास कर रहे हैं कि जो एटम, एक एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ता है और वो अलग टाइप का है, जैसे ओ से नहीं, एच से जुड़ गया, स्टेबल होने के लिए जुड़ रहा है। ये H2 एक स्टेबल फॉर्म में ही जाना चाहता है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज, और तभी आपका ये कंपाउंड बन गया। तो जब अलग अलग एटम जुड़ते हैं, ओ एच से जुड़ा, वो अलग है, एच अलग टाइप का एटम है, तो ये कंपाउंड कहलाता है। सी अलग है, ओ अलग है, तो ये कंपाउंड बन गया। तो ये मोलिक्यूल कंपाउंड के हैं। यही चीज हमने ऊपर पढ़ी थी और सीखी थी। अब देखो बेटा आगे, तो ये हमने वाटर और इसके बारे में बता दिया। तो हमने क्या सीखा, यू हैव सीन, अब आपने ऊपर देखा, दैट ए वाटर मोलिक्यूल कंप्राइजेज ऑफ टू हाइड्रोजन एटम एंड द वन ऑक्सीजन एटम। आपने देखा कि वाटर के अंदर जो एक वाटर का मोलिक्यूल था, उस वाटर के मोलिक्यूल में क्या थे, दो तो हाइड्रोजन एटम थे, और एक बेटा क्या था, एक आपने ऑक्सीजन एटम। देखा कैसे जुड़े हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। लेकिन इतनी बात आपने यहाँ पे सीखी ली, के बीच में ओ होता है, और ओ से ही दो एच जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक एच दूसरे एच से जुड़ गया, उस एच से फिर ओ जुड़ गया। ये एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है कि ऐसा हुआ ही क्यों, क्यों का रीजन आपको दिया जाएगा बेटा बाद में। सिमिलरली आपने देखा, जो एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कैसे बना, उसमें दो तो ऑक्सीजन एटम थे, वो किससे जुड़े, एक कार्बन एटम से जुड़ के वो बन गया था, वो एक कंपाउंड बन गया था। आपने देखा फिक्स रेशियो में जुड़े, फिक्स है ना बेटा। अब बड़े ध्यान से दोबारा से देख लो, क्या वाटर का फॉर्मूला HO2 हो सकता है, नहीं, H2O ही होगा, दो एच होंगे, एक O ही होगा, फिक्स रेशियो के अंदर ही जुड़ते हैं। तो आपने यहां तक अब क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट, दे आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इन ए फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो। वो एक फिक्स्ड और डेफिनेट रेशियो के अंदर ही जाके जुड़ते हैं। बोलो, जो ये एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो प्रेजेंट होते हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, कैसे जुड़ते हैं, इन ए फिक्स्ड एंड द डेफिनेट रेशियो। और ये रेशियो फिक्स होती है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, एंड दिस रेशियो इज करेक्टरिस्टिक मींस फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड। जो रेशियो वाटर में हो गई, जैसे वाटर के अंदर रेशियो हो गई कि दो हाइड्रोजन होंगे एक ऑक्सीजन, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यही 2:1 चले ना, और आपके अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग रेशियो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपके सामने बात कर दूं मीथेन की, तो मीथेन में बेटा क्या होता है, कार्बन होता है और उसके साथ चार हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, चार हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाते हैं बेटा, चार हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो रेशियो अलग होगी ना बेटा, लिखोगे कैसे, कार्बन है चार, आपके पास एच है, तो रेशियो क्या हो गई, कार्बन हो गया और चार आपके पास हाइड्रोजन हो गई। मतलब ये मीथेन के लिए ही है फिक्स रेशियो। CH4 को मीथेन कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं। मतलब जो दलदली इलाके होते हैं ना बेटा, समुद्र के पास दलदल वाले इलाके होते हैं, वहां पे पत्ते वगैरह गिर के वहां पे ये गैस बनती है, जिसे मार्श गैस कहते हैं, जिसे मीथेन गैस कहते हैं। CH4 का नाम मीथेन होता है बेटा। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने क्या सीखा बेटा, यहाँ पे जो लाइन अभी देखो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, वो क्या थी, वो ये थी कि जो भी कंपाउंड होते हैं, जो एटम होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दे आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इन फिक्स्ड और डेफिनेट रेशियो होते हैं। और जो ये रेशियो होती है, दिस रेशियो इज फिक्स्ड इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड, दिस रेशियो इज करेक्टरिस्टिक, वो गुण है उस कंपाउंड का कि उसके अंदर वो उसी रेशियो में आपके एटम प्रेजेंट होंगे। एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और जो आपके गुण होंगे उस कंपाउंड के, वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग होंगे। देखो अब इसका मतलब भी समझा देते हैं, जो यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा है बोलो, बड़े ध्यान से देख लो मैंने क्या कहा, ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड का मतलब क्या है, देखो साइड में मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं,
मतलब मैंने वाटर लिख दिया यहाँ पे, देखो बड़े ध्यान से देखना, H2O। इसको आप पीते हैं, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। इसके जो करेक्टरिस्टिक है ना, इसके जो गुण है इस कंपाउंड के, H2O के कंपाउंड, ये अलग हैं। क्या है जो ये प्रॉपर्टीज हैं? बोलो कौन सी प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड लाइक वाटर, ऊपर जो स्ट्रक्चर मैंने बना दी, आर डिफरेंट, ये गुण अलग है किससे? फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बेटा कौन हो गया? जिससे बना था। बना कैसे था? H2 से प्लस O2 से, इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई तब बना। तो ये जो वाटर है, इस वाटर के अंदर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट हैं, ये कौन है? इसका फार्मूला तो H2O हो गया। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन? एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के गुण क्या है? कि हाइड्रोजन इज ए गैस। ऑक्सीजन के गुण, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्सीजन इज ए गैस। वाटर के गुण क्या है? कि वाटर इज ए लिक्विड, और इसको हम पीने में यूज करते हैं। मतलब जो ये प्रॉपर्टीज थी इस वाटर के, इस कंपाउंड की, दे आर डिफरेंट। बोलो वो क्या है? वो डिफरेंट हैं फ्रॉम दोज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इन एलिमेंटों से अलग उसके गुण होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा इस लाइन का भी मतलब। क्लियर हो गया आगे बात समझ में? तो ये कुछ बातें ध्यान रखना, इन चीजों को आपको ध्यान रखना ही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। देखो फॉर एग्जांपल द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, दोनों गैसेस हैं, लेकिन इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, वेयर इज द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन, फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जो बना है, दैट द वाटर, दैट इज ए लिक्विड। वो तो बेटा क्या है? वो एक लिक्विड है। सो इट इज इंटरेस्टिंग। तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आ गई कि द हाइड्रोजन बर्न्स, हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं, हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड, जलाएंगे तो एक आवाज आएगी, पॉप साउंड आएगी। एंड ऑक्सीजन इज द स्पॉटर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन स्पॉटर ऑफ कंबशन आपने देखा होगा, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती, आप घर में माचिस की तिल्ली भी जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है। तो ऑक्सीजन इज द स्पॉटर ऑफ कंबशन, और हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन उसको जलाती है। तो आपसे ये पूछें कि हाइड्रोजन क्या स्पॉटर ऑफ कंबशन है? नो, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल। क्या ऑक्सीजन कंबस्टिबल है? नो, ऑक्सीजन इज द स्पॉटर ऑफ कंबशन, वो किसी को जलाने में सहायक है। बट वाटर इज ए फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन जो पानी है उसको आग बुझाने में आप यूज करते हैं। देखो तीन चीजें, तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हुई कि नहीं हुई? हो गई तीनों की। तो मीन्स हाइड्रोजन क्या है? बर्न करती है, वो खुद जलती है, इन्फ्लामेबल है, कंबस्टिबल है। ऑक्सीजन क्या है? उसको जलाने में सहायक है। वाटर क्या है? इज यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, यूज इन ड्रिंकिंग। क्लियर हो गया बेटा? इतनी बात आ गई समझ में? मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कंपाउंड के, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वाटर लिया, वाटर को आपने ब्रेक डाउन कर दिया और आपको हाइड्रोजन गैस मिल गई, आपको ऑक्सीजन गैस मिल गई। ऐसा आप नहीं कर सकते बाय सिंपल मेथड। उसके लिए आपको दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। आप सिर्फ ऐसा केमिकल मेथड के द्वारा ही कर सकते हैं। केमिकली आपने कोई रिएक्शन चला दी, उसका ऐसा ब्रेक डाउन कर दिया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई, वो एक अलग बात, केमिकल रिएक्शन चलेगी। फिजिकल मेथड के द्वारा आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अभी याद कर ली। क्या सीखी आपने कंपाउंड के बारे में? कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, बट दे कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से आप जरूर उनको अलग कर सकते हैं। तो ये आज हमने सीखा नेचर ऑफ द मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा जो 1.3 है, मींस प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और किसी बच्चे को कोई डाउट तो वो हमसे पूछ सकता है।